उसके आपके पास वीडियो है? मैंने सेंड की हुई है इस ग्रुप में। एक्चुअली मैं अभी न्यू हूँ तो अभी मुझे ठीक है, दोबारा से आप में से कोई सेंड कर देना, ठीक है, दोबारा आपको मिल जाएगी। चलिए, आप लोग लेट हो गए हो यार, खैरियत? आज मैं जल्दी आज आप लेट हो गए हो। नहीं, 10:15 तक क्लास का टाइम है, वो उसका मसला नहीं है। खैर हमारी क्लास 10 बजे की ही है, बट ये 10:15 बोल के मैं अपने आप को दिलासा दे रहा हूँ खाली। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ बात की थी अपने कुछ के वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है और एसईओ क्या चीज़ है और कुछ मेटा टैग्स के बारे में हमने बात की थी। किसी को कुछ याद हो तो बताएं, जिसने सर बोला सबसे पहले। सर मेटा टैग्स के बारे में पता है कुछ कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें हेल्प करता है। तो उसमें हम डिफरेंट तरह के मेटा टैग्स लगा सकते हैं जो कि सर्च इंजन को हेल्प करते हैं हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने में। वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा हम लोगों ने और क्या चीज़ देखी थी? हम लोगों ने देखा था कि लाइक ये जो हमारा कोर्स होने वो मन का मेनली कोर्स होने वाला है। अच्छा, मुझे एक चीज़ तो बताएं, जो हमारा एसईओ है उसके अंदर हम लोगों ने कुछ टैग्स देखे थे मेटा टैग्स के अंदर। यहाँ पे आऊँगा मैं सबसे पहले तो, और उसके बाद जो है हम लोग आते हैं अपनी डी के अंदर, और ये 24 बैच था। हाँ जी, वेब डेवलपमेंट कोर्स। और हाँ, राइट क्लिक करके बस मैं इसको ओपन विद कोड करूँ, और ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि ओपन विद कोड का मुझे किस तरह से ऑप्शन मिल रहा है, और वो शॉर्टकट्स वगैरह सबको पता चल गए थे वो सारे। सबको ये शॉर्टकट्स मिल रहे हैं अभी? इसको प्रेस करते हैं ज़रा, और अब सेट है। तो लास्ट टाइम आई थिंक आपको ये स्क्रीन नहीं दिख रही थी, तो अगर आप लोगों का कोई फोल्डर आप लोगों ने यहाँ पे ओपन करना हो अपने लिए, जो कि मस्ट है आपके लिए कि आपको अपना हमेशा एक फोल्डर ओपन करना होता है अपने वीएस कोड के अंदर जाके, कि आप अपने उस फोल्डर के ऊपर आकर सारा कोड करते हैं अपना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आएंगे अपनी फाइल के अंदर, एक सेकंड रुकिए, जिससे मैं क्वेश्चन किया है, फाइल के अंदर आए और ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे आके आप अपना कोई भी फोल्डर ब्राउज कर सकते हो। जूम आउट करो, जूम इन करो, ये कर दें, ये जूम आउट है, ये जूम इन होता है, जूम इन ये होता है। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास। हम लोगों ने क्या काम किया, सिर्फ अपनी एक फाइल बनाई प्रॉपर random.html के नाम से, और मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा लास्ट क्लास में जो है वीएस कोड का जो है ना स्ट्रक्चर भी देखा था, डैशबोर्ड के बारे में बात की थी कि ये है क्या क्या, और हमें किस तरह से इसके अंदर है कि अपनी फाइल्स बनाने हैं, फोल्डर क्रिएट करने हैं। उसके अलावा जो है इसके कुछ शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए थे, वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, खैर इन सब चीज़ों को हम लोग साथ साथ देखते रहेंगे। मैं यहाँ पे आके क्या काम कर रहा हूँ, अपनी सिर्फ एक फाइल बना रहा हूँ। मैंने जो पहले मेरी पिछली फाइल थी उसको मैंने डिलीट कर दिया है, और मैं यहाँ पे आके अपनी एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। और हमें पता है कि ये जो हमारा बटन है ना, इस पर क्लिक करें, हमारी एक न्यू फाइल जनरेट हो जाती है। साथ में हमारा एक बटन है, इससे हमारा एक फोल्डर जनरेट होता है। बट मैं अपनी एक फाइल जनरेट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो फाइल यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इसका जो नाम है मैं रखने वाला हूँ मेनली आके index.html थी, या चलो first.html रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास first.html हम लोग रखा। जो ये कि आज पहला दिन किसका है, क्योंकि मुझे आई थिंक पता चला था कि आज किसका पहला दिन भी होने वाला है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, आपको कुछ आइडिया है वेब डेवलपमेंट का? मैं ऐसे प्रोफेशनल अच्छा, और जो है आगे वर्डप्रेस और वर्डप्रेस पर आपने काम किया हुआ है? ठीक हो गया, चलें फिर तो गुड हो गया। खैर इसके अंदर में जो है वर्डप्रेस जैसा कुछ भी सारी जीयूआई मिलने नहीं वाला है, सारा का सारा हमने कोड करना है। तो थोड़ा सा कह लें कि मुश्किल होने वाली है, बट साथ में लेकर चलेंगे इसको। और बाकी किसी को कोई है नो हाउ थोड़ी बहुत भी, कोई मसला नहीं, हम लोग लेंगे। एक वीडियो जो ग्रुप में सेंड की उसको ज़रूर देखना है सबने, उसमें मैंने सारा डिटेल बताया और डिटेल में। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही होगी, तस्वीर नहीं आ रही होगी बस। अच्छा जी, तो first.html के ऊपर आते हैं हम लोग। और इसके ऊपर जो है हम लोगों ने बात की थी कि यार एक ऐसी बॉयलर प्लेट होती है हमारे पास, उसके बगैर जो है हम लोग हमारा कोड नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर होती है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड stdio.h, कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर होती हैं। पाइथन के अंदर भी कुछ इस तरह के पैकेजेस होते हैं जो कि हमें ऊपर इंपोर्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारी HTML के अंदर कुछ ऐसी जो कह लो बॉयलर प्लेट होते हैं, कुछ ऐसा कोड होता है बाय डिफॉल्ट जिसके बगैर हम लोग अपना HTML का कोड नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, HTML मेनली हम लोग बात की थी कि मेनली हमारे स्ट्रक्चर के लिए होता है। जो भी हमारी वेबसाइट है, लाइक उसमें कहाँ पर हमारी इनपुट फील्ड होनी चाहिए, उसका साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए, उसके बाद कौन सा बटन कहाँ पर होना चाहिए, वो सारी की सारी जो चीज़ें हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं। ये हमारी सारी HTML के थ्रू होने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या सीन है, सबसे पहले तो मैं अपनी वो एक बॉयलर प्लेट लेकर आने वाला हूँ जिसके बगैर मेरा कोड चल नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे एग्जैक्टली, हम अपना एक सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने वाले हैं यहाँ पे आके, और मैं लगाऊंगा शिफ्ट 1, कंट्रोल 1 नहीं शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे, और ये देख लें एमिट, ये जो चीज़ मुझे वो सजेस्ट कर रहा है ना, ये एमिट के थ्रू सजेस्ट कर रहा है वो, ये चेक करो ऊपर आ क्या कह रहा है वो, एमिट एब्रीविएशन, एमिट सारा एब्रीविएट करेगा और क्या कोड आएगा हमारे पास, कुछ इस तरह का कोड आएगा हमारे पास यहाँ पे आके। ये सारा का सारा वो जो है ना HTML की बॉयलर प्लेट है हमारे पास। जब हम लोग अपना एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का कोड आएगा। मैं जैसे इस पर एंटर करता हूँ ना आके, या टैब प्रेस करें, कुछ भी करें या क्लिक करें, हमारे पास कुछ ये सारा का सारा कोड आ जाएगा। और मैं अपने इस साइड बार को तो बंद करूंगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जो कोड है वो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इस कोड के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये कोड क्या चीज़ है हमारे पास। हम लोगों ने मेनली बात की थी कि जितनी भी हमारी HTML होती है वो सारी की सारी टैग्स के ऊपर बेस करती है। ऐसे ही टैग्स क्या हो सकते हैं, आपका एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर है कि आप अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स डाल देते हो, ओके। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि कुछ टैग्स जो होते हैं हमारे पास वो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी हो रहे होते हैं, बट कुछ टैग्स होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं हमारे पास, एग्जैक्टली कुछ इस तरह का काम होता है। जैसे यहाँ पे था हमारे पास डॉग टाइप HTML, ये जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है हमारे पास, लाइक ये ओपन यहीं पे हो रहा है और क्लोज भी यहीं पे हो रहा है। बट अगला जो टैग है हमारे पास वो है हमारे पास हमारा HTML का टैग, ये यहाँ पे आके ओपन हो रहा है और यहाँ पे आके जो है हमारे पास ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। आप लोग जो हो, आप लोग अपने जो टैग्स हैं उन सबको नेस्ट कर सकते हो। नेस्ट का क्या मतलब होता है, नेस्ट का ये मतलब होता है कि टैग्स के अंदर कोई और टैग ऐड कर देना, उसके अंदर कोई और टैग ऐड कर देना, उसके अंदर फिर और कोई टैग ऐड कर देना। तो यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट ये जो हमारे पास पड़ी है ना टेम्पलेट, यहाँ पे कुछ उसी तरह का सीन हो रहा है। उसने सबसे पहले अपना HTML का टैग डाल दिया, उसके अंदर नेस्ट कर दिया उसने हेड का टैग, उसके अंदर नेस्ट किए उसने मेटा के टैग्स कुछ, तो नेस्टिंग हो रही है उन सब चीज़ों की, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट उसने हमें ये बॉयलर प्लेट बना कर दी है, हम लोग भी कुछ इसी तरह से नेस्टिंग करने वाले हैं आगे जाके। मेटा का जो टैग है ये क्या काम, मेटा टैग्स यहाँ पे आके हमारे पास जो मेटा टैग्स हैं मेनली वो हमारे SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब मैं ये बात लास्ट टाइम भी मैंने बार बार रिपीट की थी ये बात कि सिर्फ हमारी पूरी की पूरी SEO इन्हीं टैग्स के ऊपर बेस नहीं कर रही होती है, बट ये उनका कुछ पार्ट ज़रूर है हमारे पास, ठीक है। वरना हम लोग अपनी SEO के अंदर रह के डिफरेंट अपने टूल्स वगैरह को यूज़ करते हैं जिससे हमारी SEO की रैंकिंग बहुत बेहतर हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास ये जो टैग्स हैं वो सारे कुछ उसी तरह का काम कर रहे हैं, हमारी SEO को बढ़ाने में मदद करेंगे। लाइक हमारा जो भी सर्च इंजन है, किसी भी तरह का हमारा सर्च इंजन है, गूगल हो गया, बिंग हो गया, जो भी है हमारे पास, उन सब में हमारी SEO कुछ इस तरह से होगी। अब ये मेटा टैग्स हैं क्या, हमने बात की थी कि मेटा कुछ टैग्स होते हैं और कुछ उनके अंदर उनके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास। एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ होती थी, कह सकते हैं कि टैग्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जिनकी वजह से हमारा टैग प्रॉपर वर्किंग में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने फर्स्ट अपना मेटा टैग डाला हुआ है, ये हमारा टैग है और उसका जो एट्रीब्यूट है ना हमारे पास वो है ये कैर सेट UTF-8, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक तरह का एट्रीब्यूट है, एक तरह का कह लो कि कैर सेट है। हम लोग अपने सर्च इंजन को मेनली बता रहे होते हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे आके जो कोडिंग करने वाले हैं वो कोडिंग किस टाइप की होने वाली है, ठीक है। वो UTF-8 की होने वाली है। UTF-8 एक टाइप होती है कोडिंग के अंदर, SKY एक टाइप होती है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे आके UTF-8 को यूज़ करने वाले हैं। हमारे जो कैरेक्टर्स की टाइप होने वाली है वो UTF-8 होने वाली है, ठीक है, हमारी SEO के लिए। उसके बाद जो है हमारे पास हमारा आ जाता है एक दूसरा टैग मेटा, वो मेटा टैग है, लेकिन इसके अंदर जो है हम लोग उसको मेनली बता रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना इसका XUA कंपैटिबल है और कंटेंट इसका क्या है, इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज, इसका जो अभी उसका अपडेट वर्जन आई है। मेनली क्या होता था कि पिछले आज से कुछ 10-15 साल पहले की बात है, हर एक वेबसाइट जो ना आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है नहीं करती थी सपोर्ट, कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स ही करती थी, या फिर वो बाकी और डिफरेंट ब्राउजर थे, ओपरा हो गया या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें थी, उनको सपोर्ट करते थे, आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर को एक नहीं करते थे सपोर्ट। तो यहाँ पे आके बस हम लोग अपने उस सर्च इंजन को बता रहे हैं यार कि ऐसा नहीं है, हमारी वेबसाइट उसको भी सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो अच्छा एक वापस से ये चीज़ कि इसका ये मतलब नहीं है कि बस इस टैग के थ्रू सारा काम हो रहा है हमारे पास, हम लोग ने अपने सारे आगे काम करने हैं कोडिंग के थ्रू, बट यहाँ पे हम लोग अपने सिर्फ सर्च इंजन को बता रहे होते हैं यार कि हम ये चीज़ें मौजूद हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर, ये सारे जो फीचर्स हैं वो हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट मेटा टैग है हमारे पास और वो क्या है, व्यू पॉट का, और जिसके अंदर जो है हमारे पास कंटेंट विड्थ, डिवाइस विड्थ है, इनिशियल स्केल है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास हमारे उसी सर्च इंजन को बताने के लिए कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्सिव भी होने वाली है।
रिस्पॉन्सिव होने का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिव होने का ये मतलब होता है कि आप जब भी अपनी एप्लीकेशन बनाओगे और भले ही आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, अगर आपके पास सेल फोन है या कोई भी डिवाइस है, उसके ऊपर भी हमारी जो एप्लीकेशन है प्रॉपर वर्किंग में होगी। ऐसा नहीं है उसकी विड्थ हाइट वहाँ पे जाके कुछ गड़बड़ कर दे, उसका साइज है कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाए, कुछ इस तरह की ना एक हमारा टैग है वो किसी दूसरे कंटेंट के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो, कुछ इस तरह का काम नहीं होने वाला। हमारी ये जो एप्लीकेशन है हर हमारी डिवाइस के ऊपर पूरी सपोर्ट करेगी, इसमें कोई मसला नहीं आएगा, फुली रिस्पॉन्सिव होगी ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपने सर्च इंजन को बता रहे हैं वापस से, सिर्फ इसके तो हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव नहीं होने वाली है, आगे जाके हम लोग अपने मीडिया को यूज़ करने वाले हैं, हम लोग डिफरेंट तरह के फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड को यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर बन जाएगी रिस्पॉन्सिव। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ अपने सर्च इंजन को बता रहे होते हैं। डन है? तो मेनली जितने भी हमारे पास मेटा टैग्स हैं ये सारे हमारे सर्च इंजन के लिए होते हैं, ताकि हमारी एसईओ को वो बेहतर कर सके। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और मेटा टैग्स देखे थे जो हमने खुद ऐड किए थे, ये तो बाय डिफॉल्ट है, बट इसके अलावा हमने कुछ और भी देखे थे जिसके अंदर मेटा ये कीवर्ड का हमने एक देखा था। ठीक है, मेटा कीवर्ड्स, इसका मैंने आपको बताया था कि यार यहाँ पे आके जो है हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड्स को इसके साथ से ऐड कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं जो हूँ, मुझे कहीं चोट लग गई है, मैं सर्च करता हूँ बेस्ट जो है क्लिनिक नियर, तो वो जो कीवर्ड्स है ना उसके बेस्ट और क्लिनिक नियर वगैरह वो सारे उसके स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं। अगर मैं जो हूँ उन कीवर्ड्स को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे आके मेरे कंटेंट के अंदर, लेट्स सपोज बेस्ट कर दो, लेट्स सपोज क्लिनिक कर दो एक आके, ठीक है, कुछ इस तरह के मैंने क्या काम किया, दो अपने कीवर्ड्स ऐड कर दिए कंटेंट के अंदर आके। अब इसका ये मतलब होगा कि जो भी यूजर आके सर्च करेगा अपने ब्राउजर में बेस्ट क्लिनिक, उसको वो चीज़ मिल जाने वाली है वहाँ पे जाके। ठीक है, क्यों मिलेगी? क्योंकि उसके जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे इन कीवर्ड्स के साथ मैच कर रहे होंगे जाके। तो इससे ये होगा कि हमारी एप्लीकेशन की जो है दूसरी उसकी एसईओ बेहतर होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। वापस से यही चीज़ के सिर्फ इसी के ऊपर बेस नहीं करेगा, कुछ सेपरेट टूल्स हैं हमारे पास, बहुत से टूल्स होते हैं हमारे पास, उनके थ्रू हमारी एप्लीकेशन और बहुत बेहतर हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ अपने मेटा टैग्स लगा दो और आपको कि अब हमें एसईओ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एसईओ बिल्कुल एक सेपरेट फील्ड है जो कि आपको करनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हमारे लिए। ठीक है, बट ये कुछ उनका पार्ट है हमारे पास। डन है? जो वेबसाइट्स के ऊपर ब्लॉग्स होते हैं वो इस चीज़ के लिए होते हैं। ब्लॉग्स मेनली हम लोग इस चीज़ के लिए ऐड करते हैं, कीवर्ड्स वगैरह के लिए। और ये जो थी आपकी बेसिक है, मतलब आपने जब स्टार्ट बॉयलर प्लेट। सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन हम लोगों ने 7 साइन से आगे अपना स्टार्ट करने ऊपर। अच्छा, ये लाइंस का किसी नहीं सोचना कि नहीं, वो मुझे पता है, लाइंस तो ये हंड्रेड्स में चली जाएंगी, आई नो दैट, लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट मेटा आपने ऐड बिल्ट इन है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन उससे नीचे हम लोग नीचे ऐड कर सकते हैं, न्यू ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, मैं अपनी इन सभी मेटा टैग्स को हटा भी दूं मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो मेरी एसईओ के लिए है, मुझे मेनली जो है यहाँ पे आके अपनी वेब डेवलपमेंट करनी है, एसईओ की सारी शुरू नहीं कर देनी है मुझे। ठीक है, तो मैं उनके बगैर भी अपना सारा प्रॉपर काम कर सकता हूँ यहाँ पे आके, मुझे किसी भी तरह का कोई मसला नहीं बनने वाला, बट मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे बेहतर भी करनी है अपनी एसईओ को। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरह के कर लिया। जो है ये हर वेबसाइट के लिए जरूरी है। हाँ, जो भी आप एप्लीकेशन अपनी बनाओगे उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है HTML के अंदर आके। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग VS कोड को यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपका ये शॉर्टकट है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, पर अगर आप लोग सब्लाइम टेक्स्ट यूज़ करते हो, आई थिंक उसके अंदर HTML5 आप लिखते हो तो वो आपका शॉर्टकट है, तब वहाँ पर भी आपको ये पूरी बॉयलर प्लेट मिल जाएगी। और अगर आप लोग जो हो लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा, ओके मिस, मैं कर लेता हूँ, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया यार। ठीक है, तो ये कुछ सीन है हमारे पास। यहाँ पे हमारा जो मेनली सारा का सारा काम है वो कहाँ पे है, हमारा हमारी बॉडी के अंदर है कि सारा काम हो रहा होता है। हमने जो भी अपनी HTML में लिखनी है वो इस बॉडी के अंदर है कि लिखनी है, उसके बाहर कहीं नहीं लिखनी है हमें। ठीक है, मन के प्रीरेक्विजिट क्या है इसमें, क्या क्या कवर करेंगे? जो है आप कह लें कि हमारा जो फर्स्ट 1.5 मंथ तकरीबन जो हमारा 1.5 मंथ लगेगा वो HTML और CSS के ऊपर लगेगा, जिसमें हम लोग अपनी HTML और CSS के बेसिक से एडवांस तक सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद लगेंगे हमारे पास तकरीबन 1 मंथ, 1 से 1.5 मंथ हमारी जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि JS को हमने पूरा वहाँ पे कर ही लेना है, हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो आगे 4-5 मंथ वही चलने वाली है, बट वो जो 1.5 मंथ होगा हमारे पास उसमें उसके बेसिक्स होंगे, उनका सेंटेक्स क्या होता है, वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, वो उस 1.5 मंथ के अंदर होंगे हमारे पास। बाकी के आगे जितना भी टाइम हमारे पास बचेगा वहाँ पे हमने अपनी वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर अपनी उसी JS को यूज़ करना है। रिएक्ट है, MongoDB, एक्सप्रेस, Node.js, ये जितनी भी चीज़ें हैं, चारों जो चीज़ें हैं ये सारी हमारी JS ही हैं, जावास्क्रिप्ट ही है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोग उनके सिंटैक्स वगैरह समझेंगे, उनके बेसिक्स जो होंगे, देन उसके बाद इन चीज़ों पर मूव करेंगे हम। ठीक है, ताकि आइडिया हो कि आगे हमें करना क्या काम है। जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, जावा नहीं यूज़ करेंगे।
एग्जैक्टली मेनली आपको मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि यहाँ पे आके आपको पूरा का पूरा मेनली जावास्क्रिप्ट ही होने वाली है, बट मेनली जो है ना कुछ डेवलपर्स PHP को प्रेफर करते हैं आपके बैकएंड के ऊपर, कुछ डेवलपर्स जो है पाइथन को प्रेफर कर रहे होते हैं, जावा को भी लोग यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग अपनी इस JS को यूज़ करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, चलें जी। तो अब ये कुछ सीन है, हमारे पास हेड का टैग लगा, हेड के टैग के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट मेटा टैग्स लगे हुए हैं, और उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ लगी हुई है, हमारा टाइटल। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये जो टाइटल है ना हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो ऊपर न्यू टैब लिखा हुआ है ना मेरे पास, ये हमारी एप्लीकेशन का टाइटल होने वाला है। वो जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये वो टाइटल है हमारे पास। यहाँ पे गूगल मीट है, यहाँ पे व्हाट्सएप है, ये सारा हमारा वही टाइटल है। तो मैं यहाँ पे आके बेसिकली क्या काम कर रहा हूँ, HTML लिख रहा हूँ। ठीक है, अपने टाइटल के अंदर मैं अपनी HTML डाल रहा हूँ, और ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं, क्या इसकी फुल फॉर्म थी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है हमारे पास ये, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और अगर ये मार्कअप लैंग्वेज है, इसका ये मतलब है कि किसी भी तरह की ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है हमारे पास, इसके अंदर हमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं मिलने वाला। वो अलग बात है कि हमारा काम नहीं होगा अगर हमने कुछ गलत कोड लिखा, बट हमें कोई भी एरर नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगी, हमारा टाइटल ये। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है। आप लोगों को मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी लास्ट क्लास में, और वो थी हमारे पास लाइव सर्वर के नाम से। एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके आप लोग सर्च करोगे अपने लाइव सर्वर को। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी, आपने यहाँ पे आपका बटन आ रहा होगा इंस्टॉल के नाम से, आपने उस पर क्लिक करना, आपकी इंस्टॉल हो जाएगी बस। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन जो है वो है किस लिए हमारे पास, जब आप लोग अपनी इस एक्सटेंशन को जो है इंस्टॉल कर लोगे, उससे ये होगा कि ये नीचे आपके पास एक बटन बन के आ जाएगा गो लाइव के नाम से। ठीक है, इस बटन पर क्लिक करने से क्या होगा, हमारा ये पेज लाइव चला जाएगा हमारे डिफॉल्ट ब्राउजर में। जो भी आपका ब्राउजर है डिफॉल्ट में, एज हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, या क्रोम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये वहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, सेव करने की जरूरत नहीं होगी। सेव करने की ऑब्वियस जरूरत होगी मुझे, कंट्रोल एस तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, वापस जाके मुझे मेरे ब्राउजर के अंदर रिलोड नहीं करना पड़ेगा मेरे पेज को। ये एक्सटेंशन इसलिए है, मैं इसको गो लाइव पर क्लिक कर रहा हूँ और इस पेज को जो है ना लाइव लेकर जा रहा हूँ मेरे ब्राउजर के अंदर। तो डन है, एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेगा ये। बट यहाँ पे मुझे वापस F5 करने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल S करेंगे तो वो लाइव दिखा रहा होगा आपको। अपने कोड को बस आपने सेव करना है यहाँ पे। तो ये देख लो हमारे पास हमारा आ रहा है, टाइटल क्या है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है मैं इसका इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा, अच्छा नहीं लग रहा, इसको वन सिंपल लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं। डन है। अब यहाँ पे आके जरा चेक करो, हमारा जो पेज है ना इस टाइम पे आके बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ है हमारे पास, क्योंकि हमने अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज़ डाली नहीं है। हमने काफ़ी अपना कोड तो लिखा है, लेकिन वो हमारी बॉयलर पेट थी, उसके बगैर हम लोग अपनी HTML लिख नहीं सकते हैं। अब हमें क्या काम करना है, अपनी बॉडी के अंदर कुछ काम करना है, क्योंकि अगर हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वेब पेज के अंदर कोई चीज़ देखनी है, हमें इस बॉडी के ऊपर रहकर काम करना होता है। मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके सिंपल लिख रहा हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। सही है, और जैसे ही मैं करूँगा, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और चेक करो ज़रा, मेरा पेज बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पे आके मैं आके जैसे ही जो है इस चीज़ को कंट्रोल S कर रहा हूँ, आ गया मेरे पास मेरा दिस इज आवर वेब फर्स्ट क्लास। तो ये जो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन है वो कुछ ये काम करिए, मुझे बार बार मेरे पेज को जो है रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पर अगर आप लोग ये नहीं काम करते हो तो फिर क्या मसला बनता है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आप लोग डायरेक्ट इसको ऐसे ही ओपन कर लो, हमारे पास ये हमारी एप्लीकेशन वैसे भी दिख रही है हमें, बट अब अगर आकर मैं इसके अंदर कोई भी चेंज करता हूँ, दिस इज अ फर्स्ट क्लास ऑफ आर कोर्स। ठीक है, और मैंने इसको जैसे किया सेव, वो जो चेंज है वो यहाँ पे अपीयर नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे आके, मुझे उसको F5 करके रिलोड करना पड़ेगा, तब जाके वो वापस चेंज आएगा। तो बस जो एक्सटेंशन थी वो इसलिए थी, आप लोग दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। बस इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं, और कुछ भी नहीं। मैं इसको बंद कर रहा हूँ और वापस से मैं अपनी उसी लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करूँगा, स्टार्ट करूँगा। जब आप लोग अपना लाइव सर्वर इंस्टॉल करते हो तो ये आपका पोर्ट चलता है मेनली 1500 के ऊपर। ठीक है, 5505 के ऊपर, 1500 नहीं। तो इसको आप लोग अब डिस्पोज करोगे पहले वापस क्लिक करके, और दोबारा इसको गो लाइव पर क्लिक करके लाइव लेकर जाओगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास, डन है। तो ये कुछ सीन है हमारे पास। यहाँ पे हमने अपना जो भी काम करना है वो अपनी इस बॉडी के अंदर रह के काम करना है अपना। ठीक है, चलें। अब सीन कुछ ये है हमारे पास यहाँ पे कि अगर हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखते हैं, लाइक मैं यहाँ आता हूँ और मैं न्यू टैब खोलता हूँ और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कोई भी अपनी एप्लीकेशन का नाम, सिंपल ब्लॉग एप्लीकेशन लिखते हैं, ब्लॉग वेबसाइट। सही है,
ब्लॉग वेबसाइट करके जो है हम लोग सर्च करते हैं, और मैं डिफरेंट तरह की ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पे सर्च करना चाह रहा हूँ, देखते हैं कि क्या कहती हैं हमें। मैं मेनली चाह रहा हूँ यहाँ पे आके कि वो मुझे दिखाए किस तरह से हमारी ब्लॉग एप्लीकेशन बनती है। अब यहाँ पे आओ, जरा इस पेज को नोटिस करो, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या नजर आ रही है आप लोगों को? हेडिंग नजर आ रही है, हेडिंग नजर आ रही है, नजर आ रहा है। पैराग्राफ नजर आ ये रहा है। एक तरह का पैराग्राफ है, ओके है। उसके बाद जो है ये भी हेडिंग है, साथ में ये एक तरह का ये लिंक है, क्योंकि इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कहीं और मुझे लेकर चला जाएगा, ये एक तरह का लिंक पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। वापस से कुछ हमारे पास हेडिंग है, ये एक इमेज हो सकती है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये horizontal तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना हमारे पास, ये सारी की सारी टैग्स के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स के लाते हैं, टैग्स के लाते हैं। टैग्स इनको कहते हैं, इनको मेनली टैग्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ हमारी आई हमारे पास। हम लोग अगर कुछ इसी तरह का काम करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज अगर हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक अपनी वो है जो है हेडिंग लगानी है यहाँ पे आके, तो हेडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे टैग्स पड़े होते हैं, हम लोग उन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे टैग्स हमें दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आके अपना एक टैग यूज़ करने वाला हूँ, अपनी सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। उसके अंदर आकर मैं अपनी वो सारे लिखूंगा जो भी हेडिंग उसने दी है। हमारे पास एक टैग होता है H1 के नाम से, ठीक है। और आप लोग इसको कुछ इस तरह से बनाते हो, अपनी एंगुलर ब्रैकेट को स्टार्ट करो, H1 लिखो, उसको क्लोज कर दो, उसको ऑटो कंप्लीट खुद ही कर देता है आगे जाके। ओपन और क्लोज दोनों हो रहा है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और इधर आकर मैं सिंपल इसके अंदर लिखता हूँ मेरी हेडिंग, टैग के अंदर मेरी हेडिंग आ गई। सेव करो, ब्राउजर के अंदर आओ और अब जरा इसको चेक करो। एज इन हेडिंग मेरे पास जो है कुछ कंटेंट पड़ा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह से हेडिंग के लिए होता है। H1 H2 भी होता है। एक सेकेंड, जा रहा होता है। क्या हुआ? H एक साथ जाता है। एग्जैक्टली हमारे पास डिफरेंट टैग्स होते हैं, उनके साइजेस के लिए होते हैं, स्मॉल हो जाता है font। वही साइजेस के लिए होते हैं, ठीक है। Sizes के लिए फॉन्ट के लिए डिफरेंट है। फॉन्ट के लिए डिफरेंट टैग है हमारे पास, बच्चे उनके साइजेस देते हैं हमें। लाइक अगर आप लोग इस एप्लीकेशन के अंदर आओ तो इसका साइज मेरे साइज से कम है, इस हेडिंग का साइज, ठीक है। मैंने अपना H1 का टैग यूज किया, उसका साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ये आई थिंक सो H3 या H4 हो सकता है टैग, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, बस इसको हम लोग आगे देखेंगे। बट ये है हमारे पास हमारा एक H1 का टैग, और उसके साथ में जो है अगर हमें अपना किसी भी तरह का कोई पैराग्राफ इसके साथ ऐड करना है, लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और इसी एप्लीकेशन के अंदर जो इन्होंने कंटेंट डाला हुआ था, लाइक दोबारा से किसी ने ज्वाइन किया नहीं, ये है, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, एक तरह का पैराग्राफ पड़ा हुआ है, मैं सिंपली इसी को जो है ना कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे आके Ctrl+C करके, और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा सिंपल यहाँ पे आके, Ctrl+V कर दिया मैंने अभी कोई भी टैग नहीं डाला यहाँ पे, मैंने सिंपली इसको ऐसे ही डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। Ctrl+S कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं ब्राउजर के अंदर आ रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर। आप लोग देखो कि मेरी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से मुझे इस टाइम पे दिख रही है, कुछ बेहतर है एम्प्टी पेज से, तो उससे तो बहुत बेहतर ही है ये, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन इस टाइम पे कुछ ये आ रही है हमारे पास। अब यहाँ पे आप लोग जरा चेक करोगे, यहाँ पे जो है मैंने इस चीज़ को किसी भी तरह से स्पेसिफाई किया नहीं है। अच्छा, पता है पहले क्या होता था, करीब 90s के दौर में ये होता था कि वो मेनली टैग्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। वो क्या काम करते थे, अगर उन्होंने अपनी हेडिंग लगानी है ना, वो वहाँ पे भी आके सिर्फ इसी तरह से डायरेक्ट हेडिंग लिख देते थे, ठीक है। उसके बाद वो क्या काम करते थे, इसको CSS के अंदर जाकर स्टाइल कर देते थे। लाइक इसका जो साइज़ अगर थोड़ा सा बढ़ाना है, इसकी फॉन्ट को प्रॉपर्टी दे के उसका साइज़ बढ़ा देते थे। अगर इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड की प्रॉपर्टी दे देते थे, ठीक है। उससे फिर मसला ये बता था, उनकी SEO में बहुत उसको मुश्किल होती थी। किस तरह से उनको पता नहीं चलता था यार कि हर चीज़ को एक ही तरह से काम में लेकर आए हुए हैं, बट CSS के साथ उसको उन्होंने डिफरेंट किया हुआ है बाद में जाके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारे पास HTML5, HTML3, HTML4 आई, इन्होंने जो है टैग्स को इंट्रोड्यूस करवाया हमें। इन्होंने बोला कि यार आप टैग्स के थ्रू काम करो। वो टैग्स जो है हमारे पास, उनके अंदर पहले से कुछ फीचर्स पड़े हुए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। आपको सेपरेट जाके अपनी CSS ऐड करने की ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिक इन चीज़ों के लिए, ठीक है। ये सारे काम खुद ही हमारी HTML करके देगी आप लोगों को। तो इसलिए हम लोग मिली यहाँ पे आके अपने टैग्स को यूज़ ज़रूर करेंगे। अगर टैग्स को यूज़ नहीं करते हैं, हमारा जो सर्च इंजन है उसको आइडिया नहीं होगा कि यार ये जो कंटेंट इसने डाला हो ये किस वजह से डाला हुआ है, ठीक है। तो वो सारे काम हमें करने हैं यहाँ पे। तो मैं वापस से अपनी इसी हेडिंग को जो है अपने एक H1 के टैग के अंदर डालूंगा, और इस बार मैंने डायरेक्ट अपना H1 लिखा है और मुझे एमिट एब्रीविएशन मिल चुकी है। उसने मुझे नीचे सजेस्ट भी किया कि आपको ये प्रॉपर चीज़ पूरी मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करो इसके ऊपर, तो हमारा एक H1 का टैग आ चुका है। हेडिंग करते हैं, या इसको मैं सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पे आके मेरा ब्लॉग। सेव करो ब्राउजर के अंदर, तो मेरे पास ब्लॉग आ रहा है यहाँ पे। ब्लॉग वेबसाइट कर देते हैं इस चीज़ को, ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे आ गई, ठीक हो गया। तो हमारे जब ब्लॉग वेबसाइट आ गई हमारे सामने, उसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ, अपना एक
पी का टैग डाल रहा हूँ यहाँ पे आके, और पी का टैग नीचे चेक कर लो वापस, वो सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या काम करेगा। हम लोग अपने पी के टैग को यूज़ कर रहे होते हैं अपना एक प्रॉपर पैराग्राफ देने के लिए, ठीक है। इसके अंदर है कि लाइक आप लोग अपना जो है प्रॉपर कोई भी पैराग्राफ डाल सकते हो। मैं वहीं से जो मैंने कॉपी किया था ना, मैं वही उसी को पेस्ट करने वाला हूँ कंट्रोल V करके, तो ये हमारे पास प्रॉपर इस तरह से कुछ चीज़ आ जाएगी। अच्छा, ये मैंने मेनली एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि मैं जैसे ही कंट्रोल S करता हूँ तो वो जो है खुद ही मेरे कोड को थोड़ा सीधा साधा प्यारा सा बना देती है। आप लोग भी उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो, प्रीटियर के नाम से एक्सटेंशन है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आ चुकी है, मैंने इसको कंट्रोल S किया, सेव किया, ब्राउजर के अंदर आया, मैं वापस से मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है, ब्लॉग वेबसाइट, और उसके अंदर कुछ हिस्सा की चीज़ें हैं मेरे पास पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ हमारे कमेंट्स के बारे में, कि ये कमेंट्स क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। कमेंट्स आपके पास हर एक लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं। आपने जो अगर किसी भी लैंग्वेज के अंदर काम किया ना, कोडिंग किसी भी लैंग्वेज के अंदर किया, आपके पास उस लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स ज़रूर होंगे। कमेंट्स हमारे पास ऐसी चीज़ होती है, कह लो कि उसके अंदर रह के आप उसके अंदर उस तरह का कंटेंट डालते हो, कुछ ऐसा मैसेज डाल देते हो जो कि आप कुछ टाइम बाद जाके खुद यूज़ कर सको, या फिर आपके फेलो डेवलपर्स यूज़ कर सकें। क्योंकि मेनली जब आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट के ऊपर काम करते हो ना, आप कभी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक बंदा काम नहीं कर रहा होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं, और एक बंदे का कोड दूसरे बंदे ने रीड करना होता है, हमेशा उसको समझना होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें ना, कह लो कि एक तरह के नोट्स जो होते हैं हमारे पास अपने लिए या फिर अपने फेलो डेवलपर्स के लिए, हम लोग उनके लिए अपने कमेंट ज़रूर ऐड कर देते हैं कि यार यहाँ पे मैंने जो काम किया हुआ है ना, वो मैंने ये कुछ इस तरह का काम किया हुआ है, कुछ ये आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आऊँगा मैं, और लेट सपोज मैं यहाँ आता हूँ, और इसके अंदर मैं अपना एक डाल देता हूँ उसको कंटेंट के, दिस इज आवर हेडिंग टैग, ठीक है, कुछ ये मैंने डाल दिया। इसका मतलब अब ये हमारी कोडिंग का हिस्सा नहीं होगा ये हमारी कोडिंग का टाइप, कमिट हमारी कोडिंग की टाइप नहीं होती है, ठीक है। हमारे कोड में ये चीज़ शो नहीं होनी चाहिए, बट ये चीज़ चेक करो, मैंने जैसे यहाँ पे आके दिस इज आर टैग हेडिंग टैग लिखा है, कंट्रोल S किया, ब्राउजर के अंदर आया मैं, वो भी मेरे पास वैसे ही वेब पेज के ऊपर आ रही है चीज़, जो कि मसला है मेरे लिए यार, क्योंकि मैं उसको एज ए नोट्स डालना चाह रहा था, मैं उसको एज ए वेबसाइट के अंदर उसका कंटेंट नहीं डालना चाह रहा था यहाँ पे आके, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है ना, हम लोग इस चीज़ से बचने के लिए अपना इसको एज एन कमेंट डाल देते हैं। एज एन कमिट किस तरह से हम लोग डालते हैं, इसी चीज़ को आपने जिस भी चीज़ को अपना कमिट बनाना है, कंट्रोल उस लाइन में आके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दो, सिंपल एक शॉर्टकट किया आपकी बस, और आपकी हर लैंग्वेज के अंदर ये शॉर्टकट की यूज़ होगी, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक तरह का कमिट भी मुझे मिल गया कि यार दिस इज आवर हेडिंग टैग है, ठीक है, यहाँ पे आके एक हेडिंग का टैग लगा हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं जैसे इसको कंट्रोल S करके सेव करके ब्राउजर में आता हूँ, अब जरा आप लोग चेक करेंगे, यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिख नहीं रही है, एज एन वेब पेज के अंदर मुझे वो चीज़ एज एन कंटेंट मिल नहीं रही है यहाँ पे, बट मेरे कोड के अंदर वो चीज़ मौजूद है। अगर आप में से कोई जाके मेरे कोड को पढ़ता है, उसको पता चलेगा कि अच्छा यार यहाँ पे जो है हेडिंग का टैग लगा हुआ था, यहाँ पे ये जो H1 का टैग डाला हुआ, ये हमने हेडिंग टैग लिए डाला हुआ। तो ये कुछ इस तरह के कमेंट्स होते हैं हमारे पास। ये मैंने आपको शॉर्टकट की बताई, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश की, आप लोग जो हो इसको मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, ग्रेटर देन का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन हाइफन, और उसके बाद यहाँ पर बंद हो रहता है वो भी हाइफन हाइफन, लेकिन लेस देन का साइन। इसके अंदर है कि आप लोग अपनी जो भी चीज़ डालोगे वो आपका एज एन कमेंट शो हो जाएगी आपको। लाइक यहाँ आता हूँ मैं, और इसको हटाकर मैं बॉडी के बिल्कुल एंड पर डाल देता हूँ हाइफन हाइफन, और ये तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा मेरा जो वेब पेज है वो कमेंट हो चुका है, ब्राउजर मेरा बिल्कुल ब्लैंक इस टाइम पे आके। वो सारा का सारा जो कोड है एज एन मेरे पास नोट्स आ चुके हैं, मेरे पास पड़ा हुआ है, बट वो काम नहीं कोई कर रहा मेरे ब्राउजर में जाकर। तो ये कुछ इस तरह के नोट्स होते हैं जो कि हम लोग मोस्टली यूज़ करेंगे आगे जाके, हमेशा आप लोग यूज़ करते हो। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे आके हटा रहा हूँ, और वापस इसको जो है यहाँ पर ही डालूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके प्रॉपर हेडिंग डालता हूँ, H1 टैग फॉर हेडिंग, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ कि हमने जो H1 का टैग अपना डाला है वो हेडिंग टैग के लिए डाल दिया हुआ है, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बीच में रख दूंगा, कंट्रोल S करते हैं। मैंने अपनी एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया ना, तो उस वजह से वो बिल्कुल उसको वैसे ही सेंटर में लेके आ रहा है, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरह से रख देता हूँ, H1 टैग फॉर मेरी हेडिंग है, यहाँ पे आके डन है। उसके बाद यही जो चीज़ है मैं इसको जो है मेरे पैराग्राफ के लिए भी डालूंगा कुछ एंड पे लेके जाके। नहीं, हमारे पास देखो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट कमेंट्स होते हैं। ये जो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है ना, ये हर एक लैंग्वेज के अंदर कमेंट के लिए ही यूज़ होती है। आपकी जो जावा स्क्रिप्ट है उसके अंदर आप बैकस्लैश लगाते हो आपके कमेंट के लिए, आपकी जो C++ है उसके अंदर कमेंट आपका डिफरेंट है, आपकी जो HTML है उसके अंदर आपका कमेंट डिफरेंट है, बट शॉर्टकट की सभी के लिए सेम है।
तो इसलिए आप शॉर्टकट की सभी हर एक लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हो। आपको बस अपना जो कंटेंट है वो सेलेक्ट करना है और कंट्रोल / प्रेस करना है, आपका कमिट ऐड हो जाएगा वहाँ पर जाके। ठीक है, मैं इस चीज़ को जो है Ctrl+C करूँगा यहाँ पे, और इसी को जो है मैं अपने पैराग्राफ के लिए भी ऐड कर दूंगा कुछ इस तरह से। बट यहाँ पे आके मैं क्या काम करूँगा, मेरा P टैग फॉर पैराग्राफ यहाँ पे आगे आएगा मेरे पास कुछ ये। तो इससे यार हमें एक चीज़ पता चल रही है कि अच्छा ये जो चीज़ है ये हमारी हेडिंग के लिए, ये जो चीज़ है ये हमारे पैराग्राफ के लिए पड़ी हुई है यहाँ पे आगे। ओके, कोई मसला इसके अंदर है कि ठीक हो गया। ये हमारे पास हेडिंग है, ये हमारे पास पैराग्राफ है। अब एक चीज़ ये चेक करो यार यहाँ पे कि अगर क्या हो मुझे मेरी एप्लीकेशन के अंदर कुछ हैवी वाला कंटेंट डाला हो, काफ़ी कंटेंट डाला हो मुझे यहाँ पे आके, मैं क्या काम करूँगा, मैं लाइक यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ। फ्री ब्लॉग वेबसाइट्स हैं, इसके अंदर देखो इन्होंने कुछ कंटेंट डाला हुआ है, काफ़ी कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, अब या तो मैं ये काम कर सकता हूँ, इस कंटेंट को जो है कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, जो कि मैंने पहले भी किया था। ठीक है, Ctrl+C करो, Ctrl+V करो वापस आके, और ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। और ये एक शॉर्टकट की मैं आपको बताने वाला हूँ वापस से जाके यहाँ पे जो है ना, ये मेरा इतना ज़्यादा हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे आके मेरा पैराग्राफ। क्यों हो रहा है? क्योंकि पैराग्राफ काफ़ी लंबा था यहाँ पे आके। आप लोग इस चीज़ से बच सकते हो कि आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ना करना पड़े। सेटिंग्स में जाओ आप लोग, और कमांड पैलेट में जाओ आप लोग ऊपर, और यहाँ पे आके आप लोग सर्च करो टॉगल वर्ड रैप को, टॉगल वर्ड रैप। आप लोग जैसे इसके ऊपर आकर क्लिक करोगे, और जी इसकी शॉर्टकट की है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे अब चेक करो सारा पैराग्राफ एक ही रो के अंदर आ गया और ऊपर नीचे आ गया। बट अब ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं हो रहा मेरे पास यहाँ पे। तो आप लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, और जी वैसे इसकी शॉर्टकट की वो भी यूज़ कर सकते हो। बट आप लोग अगर वैसे यूज़ करना चाहो तो वो आप सेटिंग में जाके आप लोग कर सकते हो, कमांड पैलेट में जाके टॉगल वर्ड रैप एक चीज़ होती है। ठीक है, तो ये चेक करो हमारे पास हम एक पैराग्राफ आ चुके हैं, और उस पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ कंटेंट डाला है जो कि हम लोग कॉपी करके लाए हैं हमारी एक ब्लॉग वेबसाइट से। ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन मुझे कुछ इस टाइम पे ये दिख रही है आगे। ठीक है, अब सीन कुछ है यार कि क्या हो मेरे पास इंटरनेट ही ना हो। ऐसा हो सके मेरे पास इंटरनेट ना हो तो मैं फिर क्या काम करूँगा, मैं कंटेंट अपना किस्सा से ऐड करूँगा, या तो फिर मैं वहाँ पे आके ये काम कर दूँगा, मैं ये सारा कंटेंट हटाता हूँ यहाँ पे, मैं वहाँ पे आके अगर मुझे रैंडम कंटेंट डालना है मैं फिर ये काम करूँगा, फिर वहाँ पे यही कर सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। तो ये बहुत बुरा लगने वाला है मुझे तो बहुत बुरा लगेगा ये। तो ये जो चीज़ है ना हमारे पास, इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक चीज़ है वापस से हमारी एमिट ही। जो हमारे पास एमिट है ना, ये हमें एक शॉर्टकट देती है आपके डमी कंटेंट को ऐड करने के लिए। डमी कंटेंट आपका ऐसा कंटेंट होता है जिस कंटेंट का कोई मतलब नहीं है, बट वो उसने बस आपका स्पेस कवर किया होता है किसी ना किसी तरह से। ठीक है, एमिट हमें वो चीज़ वापस से देता है कि आप लोग ये कंटेंट ऐड कर सकते हो अपने पैराग्राफ के अंदर कहीं पर भी रह के। मैं यहाँ पे आके ज़रा अपना कंटेंट कुछ ऐड करता हूँ। किस तरह से आप लोगों को लिखना होता है लॉरेम। अच्छा, लॉरेम पता है मेरे लिए क्या है? लॉरेम एक आई थिंक इटालियन का वर्ड है, मुझे इसकी पता है ट्रांसलेशन नहीं पता, बट ये इटालियन का वर्ड है। इसको 1730 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लॉरेम इप्सम एक पूरा का पूरा प्रॉपर पैराग्राफ होता है ये। 1730 में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि आप ये इसका एक ऐसा कंटेंट है जो कि पूरा होल वर्ड यूज़ करेगा एज एन डमी टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे जाके। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है लॉरेम है, ये हमारे पास एक इटालियन वर्ड होता है। ठीक है, तो लॉरेम जैसे मैंने लिखा और मैं जैसे आके इस पर क्लिक करता हूँ ना, आप लोग चेक करोगे मेरे पास एक तरह का डमी कंटेंट आया है यहाँ पे। ठीक है, खुद ब खुद मेरे पास डमी कंटेंट रहा, और ये क्यों आया मेरे पास? वापस से मेरी एमिट के थ्रू आया है। एमिट जो है वो इस लॉरेम इप्सम को सपोर्ट करते हैं, और जो हमारा VS कोड है ना वो एमिट को सपोर्ट कर रहा होता है। बट आपके जो डिफरेंट टेक्स्ट होते हैं हमारे पास, आपके जो डिफरेंट एडिटर्स हैं लाइक सब्लाइम टेक्स्ट हो गया या विम वगैरह हो गए, वो सपोर्ट नहीं करते हैं एमिट को। तो उसमें आपको ये शॉर्टकट नहीं मिलने वाला, वहाँ पे आपको फिर कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा कहीं से लेके अपना कंटेंट। ठीक है, तो ये जो VS कोड है इस चीज़ को सपोर्ट करता है। लॉरेम जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का कंटेंट आया, सेव किया। ब्राउजर के अंदर अगर मैं आता हूँ तो वो कुछ इस तरह का कंटेंट मुझे शो करवा देगा। यहाँ पे डमी कंटेंट है, मुझे ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई गंदा कंटेंट नहीं डालना पड़ा मुझे यहाँ पे आके। जैसे FFD मैंने किया था
और ना ही मुझे कहीं से कॉपी पेस्ट करना पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेट के बगैर ये चीज़ हो सकती है आपकी VS के अंदर, ये VS सपोर्ट कर रहा है आपके इस कोड को, ठीक है। लॉरेम इप्सम को VS कोड आपका सपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास हमारा लॉरेम इप्सम है। अब ये कुछ सीन है यहाँ पे आके, जैसे मैंने लॉरेम करके उसको एंटर किया ना, उससे मेरा एक डमी कंटेंट ऐड किया, बट पता नहीं कितने के वर्ड्स हैं, मुझे इनका आइडिया नहीं है। यहाँ पे आके मैं इसको ख़त्म करता हूँ वापस जाके, और मैं लॉरेम करके अगर मैं चाहता हूँ मेरे कोई 50 वर्ड्स का मेरे पास एक पैराग्राफ आना चाहिए, ठीक है। मेरे पास जो है ना कोई 50 वर्ड्स का पैराग्राफ यहाँ पे आना चाहिए। मैं लिखूंगा लॉरेम 50 सिंपल, लॉरेम 50 लिखेंगे, एंटर करेंगे, हमारे पास 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ जाएगा। गिनने का टाइम है तो गिन लो, लेकिन 50 ही वर्ड्स होंगे ये हमारे पास, ठीक है। 100 आ जाएंगे, 500 रुपये 500 आ जाएंगे, 1000 लिखेंगे ना, 10,000 रुपये वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे पैराग्राफ आ जाएंगे। अगर मैं लॉरेम करके जो है 1000 लिख दूं, यहाँ पे आके 1000 वर्ड्स का एक कंटेंट, डमी कंटेंट आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे एंटर, ये लो मेरा पेज वैसे ही भर चुका है उतना, ठीक है। कुछ हिस्सा जो मैंने सेव किया ब्राउजर करना है, तो ये मेरा पेज वैसे ही भर गया है। बस खत्म होगी, वेब डेवलपमेंट खत्म करते हैं यार, पेज हमारा भर गया है, पेज भर चुका है हमारा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का सीन है हमारे पास। हम लोग इस तरह से अपने इस लॉरेम इप्सम को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा डमी कंटेंट लेकर आने के लिए, वापस से मैं इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं रखूंगा, Ctrl+C करते हैं इसको ज़रा, और सिंपल इसको बस 100 तक लेकर चलते हैं, काफ़ी होगा इतना, हाँ इतना ठीक ठाक है मेरे लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या काम करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से अपना डमी कंटेंट एक ऐड करते हैं, जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके, ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे, आप लोग अक्सर अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर देखते हो कि एक बटन बना होता है यहाँ पे, ठीक है। लाइक अगर मैं इसी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ तो शायद इन्होंने भी एक बटन बनाया ही होगा किसी तरह का। अच्छा, ये मैं एक लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया, मैं वापस जाऊँगा पीछे, और ये इन्होंने क्या गो टू विक्स का एक बटन बनाया हुआ है यहाँ पे आके, ठीक है। खैर उन्होंने जो कर दिया वो तो इसको CSS के थ्रू दिया, और जैसे मैं अपना माउस इसके ऊपर लेकर आ रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा वो मूव भी कर रहा है, उसकी मूवमेंट हो रही है थोड़ी सी, CSS इसकी दी हुई है उन्होंने थोड़ी इसकी, वो हम लोग बाद में देखें कि ये किस तरह से काम हो रहा है। बट ये आप लोग देखो, एक बटन बना हुआ है गेट वर्डप्रेस के नाम से। हम लोग भी अगर कुछ इस का बटन बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे आके, हम लोग अब वापस से अपना एक और टैग यूज कर सकते हैं, पी पैराग्राफ हमारा लगाओ, उसके बाद एक टैग हमने अपना एक बटन बनाना है यहाँ पे आके। आ जाओ जरा, तो पैराग्राफ टैग के बाहर आ जाऊंगा मैं यहाँ पे, और सिंपल एक बटन का टैग डाल दूँ, बटन लिखेंगे बटन आ जाएगा हमारे पास। और ये जो शॉर्टकट्स है ना, ये सारे VS कोड दे रहा है हमें, कोई और दूसरा एडिटर नहीं देता हमें, इसलिए मैं मेनली VS कोड को यूज कर रहा हूँ, ताकि हमारी जो वेब डेवलपमेंट है हमें इसके अंदर कोई मसला ना बने। आगे जाके जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे हमें टाइम लग सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि इन चीज़ों पर हम लोग टाइम लगाएं अपना, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे। अगर आपने अपना पैराग्राफ लगाना है, P का टैग डालो, अगर आपने अपनी इमेज लगानी है, इमेज का टैग डाल दो वहाँ पे, इमेज आपकी लग जाएगी। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मैं बटन लिखूंगा यहाँ पे आके, और इसके अंदर जो है इस बटन टैग के अंदर अगर मैं इसको ऐसे ही सेव करता हूँ और ब्राउजर में आपको दिखाऊं मेरी एप्लीकेशन, तो बटन मेरे पास बना है, लेकिन कुछ हिस्सा का बना हुआ है, कुछ कंटेंट नहीं है उसके अंदर। वैसे मैंने कुछ जब कंटेंट ऐड नहीं किया मेरे बटन के अंदर, तो बटन तो बनेगा लेकिन कुछ हिस्सा का ही आएगा ना मेरे पास। यहाँ पे कुछ कंटेंट उसके अंदर ऐड करते हैं, जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं रीड मोर शो लेस का एक बटन आ रहा होता है हमारे पास। हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास जो पैराग्राफ कम होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और वापस शो लेस के ऊपर क्लिक करते तो वापस से वो जो है कोलैब हो जाता है, एक्सपैंड और कोलैब हो जाता है हमारे पास वहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको कुछ उसी तरह का काम करने वाला हूँ, रीड मोर। हमने अपने बटन टैग के अंदर रीड मोर ऐड कर दिया, और सेव करो, ब्राउजर के अंदर आओ, तो ये चीज़ चेक करेंगे हम लोग। हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा एक प्रॉपर बटन बन के आया हुआ है, जिसके अंदर जो है हम लोगों ने अपना ये बटन एक लगा दिया, ठीक है। प्रॉपर हमारी एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसके अंदर हमने अपना ये सारी चीज़ डाल दी है। ब्लॉग वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं जिसके अंदर एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, कोई 50-100 वर्ड्स का एक बटन बना हुआ है हमारे पास। यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी जो HTML है ना, वो इन सिर्फ टैग्स के ऊपर बेस करते हैं, टैग्स और एट्रीब्यूट्स। इसके अलावा कोई एक भी चीज़ बाहर से नहीं आने वाली है आपके पास कि वो एक सेपरेट चीज़ हो जाएगी। और वापस से ये चीज़ कि आप लोगों को टैग्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये टैग्स याद कर लिए, H1 है ठीक है ये टैग याद कर लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। आप लोग को एक तो ये टैग्स इंटरनेट पर वैसे ही मिल जाने हैं। अगर मैं अगर एज एन एक लेम यूज़र आता हूँ और मैं लिखता हूँ टैग फॉर हेडिंग इन HTML लिख देते हैं, ठीक है। एंटर करो इस चीज़ को आके, तो ये वो दिखा देगा H1 to H6 के टैग्स, H1, H2, H3, H4, H5, ठीक है। रेफरेंस देने में कभी भी कोई मसला नहीं होता है हमें। ऐसे कह लो कि यार रेफरेंस दे रहे हैं तो ये क्या हुआ, हमें कुछ आता ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। वेब डेवलपमेंट अगर आप लोग कर रहे हो ना, अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हो, तो आपको रेफरेंस लेना ही पड़ेगा।
हमेशा किसी ना किसी चीज़ से रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हर एक चीज़ को याद रख के रखो। आपको पता है लास्ट, मुझे याद है आई थिंक लास्ट वीक की बात है ये, हम लोग अपनी ईमेल वेरिफिकेशन कर रहे थे, एक और बैच था हमारा, हम लोग ईमेल वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो जब मैंने ईमेल को वेरीफाई करने के लिए अपना कोड एंटर किया, अपना ओरिजिनल पासवर्ड एंटर किया, उसने मुझे एरर शो करवा दिया। कोड मैंने अपना बिल्कुल ठीक ठाक लिखा हुआ बस, बट उसने मुझे एरर शो करवा दिया मेरी जावा स्क्रिप्ट के अंदर रह के। तो मैंने जब एरर को चेक किया, मैंने कोड चेक किया, यार कोड तो मेरा बिल्कुल ठीक है, काम क्यों नहीं कर रहा। थोड़ा सा उसके बारे में मैंने सर्च किया तो पता चला कि यार अच्छा, ये तो 2 दिन पहले नई अपडेट निकल कर आई है ऐसे लैंग्वेज के अंदर। जो मैं पैकेज यूज कर रहा हूँ उसके अंदर सिर्फ 2 दिन पहले एक नई अपडेट आई हुई है कि अब आपने ये वाला कोड यूज करना, अब आपने ये वाला कोड यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ना, आपको बहुत ज्यादा अपडेट्स मिलने वाली हैं। आपको जो है अपने गूगल के साथ हमेशा यूज टू होना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप हर एक चीज को याद रख के बैठे रहो और उसके अलावा कोई चीज है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, आपने अगर एक वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की है, 6 मंथ के बाद आपकी वेब डेवलपमेंट खत्म नहीं होने वाली है। अगर आपने स्टार्ट किया तो ये पूरी जिंदगी चलने वाली है आपके पास। अगर मैंने आज से कुछ साल 1.5 साल पहले कोड लिखा हुआ था, अगर मैं उसको अब चलाने की कोशिश करूं, वो कोड नहीं चलेगा, उसके अंदर अपडेट्स आई हुई हैं, मुझे उसको अपडेटेड कोड के साथ चेंज करना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसीलिए तो डिफरेंट जो हमारे पास डिफरेंट कंपनीज हैं वो फुली डेवलपर्स को हायर करती हैं। आप हमारी एप्लीकेशन की मैनेजमेंट भी करो, मेंटेनेंस आप हमारी एप्लीकेशन की करो। कोड हमारा पूरा का पूरा लिखा हुआ है, पूरी एप्लीकेशन बनी हुई है, बट इसकी मेंटेनेंस आप करो। ठीक है, टाइम टू टाइम इसको अपडेट आपने करना है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें होती हैं हमारे पास, इसलिए आपको हमेशा रेफरेंस लेना ही है, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मुझे हेडिंग का नहीं आइडिया, अगर इंटरनेट है हमारे पास, बस इसको सर्च देख लो कि हेडिंग क्या है हमारे पास, हम लोग कौन सा टैग यूज करें हमारी हेडिंग के लिए, वो हमें हेडिंग दिखा देगा हमारी। अगर पैराग्राफ के लिए लिखोगे तो पैराग्राफ भी बता देगा हमें। थोड़ी सी आपकी सर्चिंग भी बेहतर होनी चाहिए, और मैं इस चीज़ पर भी आगे बहुत आप बात करने वाला हूँ कि सर्चिंग करो, इसमें कोई मसला नहीं है। इसको हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखते हो, वो कभी भी उसने कोई भी कोड रटा नहीं होगा, वो हमेशा रेफरेंस लेगा गूगल से, डिफरेंट वेबसाइट से, यूट्यूब से रेफरेंस ले सकता है, वो कहीं से भी रेफरेंस ले सकता है, उसके बाद जाके आपको वो देगा। अभी कल की बात है, हमारे सीनियर डेवलपर्स हैं खुरम भाई, वो जो है क्या काम करते हैं, उनको एक एरर आ रहा था नेस्ट जेएस के ऊपर। उनका 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 5 साल का से वो नेस्ट ना इस जेएस के ऊपर काम कर रहे हैं, बट उनको एक एरर आया नेस्ट जेएस के ऊपर। और मैंने उनसे बात की, खुरम जरा इसको सेट कर दो यार। एक जूनियर को एरर आ रहा था, मैंने बोला कि खुरम इसको सेट कर दो यार। खुरम ने बोला कि यार हारिस भाई ये सेट नहीं हो रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा जाके। मैंने कहा ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो पे जाएंगे और सर्च करें इसको आप जाके। रेफरेंस लेना पड़ता है हमें। स्टैक ओवरफ्लो हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे जाके एक ऐसा कह लो कि वेबसाइट है, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का एरर मिलने वाला है। लाइक आपने जो भी आपके एरर्स हैं वहाँ पे उनका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। पूरी दुनिया के डेवलपर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप ही के लिए बैठे हुए हैं सिर्फ। कोई अपना HTML का फ्रेमवर्क नहीं है, CSS के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, लेकिन ना हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि HTML के कोड को खुद ही जनरेट कर रही होती हैं। आजकल AI के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे स्केच टू कोड के नाम से है एक एप्लीकेशन, बहुत कमाल की एप्लीकेशन है, लेकिन इसको आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है, बस आपको बस ही मज़े के लिए दिखा रहा हूँ। अगर किसी की स्केचिंग अच्छी हो ना, तो वो क्या काम करता है, अपना कोई भी स्केच बनाए हैंड से, हाथ से अपना स्केच बना किसी नोट के ऊपर, और उसको एज ए पिक्चर यहाँ पे डाल दो कि उसका HTML का कोड आपको जनरेट करके दे देगा। आपकी जो भी आपने स्केच बनाया ना, उसका HTML का कोड जनरेट करके देगा आपको। देखिए हमने स्केच बनाया हुआ है, इसका HTML का कोड आएगा हमारे सामने। काम इजी हो गया, फिर CSS शुरू कर दे। नहीं, ये करना नहीं है ना, मसला ये है हमें। अगर मैं इसको आपको दिखाता हूँ अपलोड, या इसी को यूज दिस सैंपल करते हैं, यूज दिस सैंपल पर क्लिक करते हैं, ठीक है, डाउनलोड योर HTML कोड पर क्लिक करते हैं। अभी ये हमारा HTML का कोड उसने डाउनलोड कर दिया, result.html की एक फाइल बनी है हमारे पास, वो उसने डाउनलोड करके दे दिया मुझे। अगर मैं यहाँ आता हूँ और मेरे डाउनलोड्स के ऊपर अगर आके मैं चेक करता हूँ, और मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, और उसके अंदर जो है मैं मेरे इस रिजल्ट को जो है पेस्ट कर रहा हूँ। पहले उसको मैं वापस Ctrl+W और Ctrl+X शॉर्टकट किए कट करने के लिए, और इसके अंदर आकर पेस्ट करते हैं। इसको अपने VS कोड के अंदर ओपन करते हैं। अब ये चीज़ आके ज़रा चेक करें आप लोग, उससे मुझे मेरा प्रॉपर पूरी की पूरी HTML का कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आके चेक करें। फिर क्लिक किया, मेरा पूरा जो HTML में था, जो भी HTML हम लोग लिखते हैं, ये डिफरेंट टैग्स यूज किया। अब तक हमें आइडिया नहीं है कि यार कि क्या इनपुट का टैग क्या है, लेबल का टैग क्या है, ये जो भी डिफ के टैग लगे, ये क्या क्या चीज़ें हैं। बट उसने सिर्फ हमारा एक स्केच था, चेक किया, AI के थ्रू उसने उसका पूरा प्रॉपर जो था पूरा का पूरा HTML का कोड जनरेट करके दे दिया।
हाँ आउटपुट कंट्रोल एस करते हैं इसको, और मैं इसको जो है गो लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और मैंने जैसे इसको गो लाइव के ऊपर जाकर क्लिक किया तो इसकी आउटपुट कुछ ये बनी हुई है, ठीक है। तो इसने बेसिकली उसने इसको CSS भी ऐड की हुई है इसके अंदर रह के, वो सारे काम उसने खुद ही किए हुए हैं। तो ये बहुत सारी यह हमारे पास जो है ना हर एक चीज़ गूगल के ऊपर पड़ी हुई है, आपको बस थोड़ी सी चीज़ सर्च करनी है, आपको मिल जाने वाली है। लेकिन किसी ने भी अभी स्केच को यूज़ नहीं करा, क्योंकि हमें पता नहीं है इस टाइम पे आके कि ये कौन सा टैग कहाँ पर यूज़ हुआ है, क्या चीज़ क्या काम कर रही है हमारे पास। वो सारी चीज़ें समझने के लिए HTML के बेसिक्स कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वरना आपके पास जो कह लो कि अगर आपने पूरी की पूरी एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनानी है ना, आपको उसका कोड गूगल पर मिल जाने वाला है। मैं आपको अभी मुझे बोले मैं आपको PUBG का कोड निकाल कर दे दूंगा गिटहब से, पूरी गेम का कोड आपको मिल जाएगा वहां से जाके। कोड सारे पड़े हुए हैं, बट कोड मिल के तो फायदा क्या, हमें उसको यूज किस तरह से करना है। मेन चीज तो इंपॉर्टेंट चीज तो वो है ना, क्योंकि जो पिछला कोड है वो तो ऑब्वियस से काम नहीं करने वाला है हमारे लिए, हमारे लिए तो अपडेटेड कोड काम करने वाला है ना। तो इसलिए कोड को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका आर्किटेक्चर समझना होता है हमें कि ये बन किस तरह से रहा है। बाकी कोड कहीं से भी मिल जाएगा हमें, उसका मसला ही नहीं है हमें। आगे जाके जब हमारा हाथ इतना सीधा हो जाएगा कि हमें कोड इसमें इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा, आप देखोगे कि मैं खुद ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे जाके। अभी खैर नहीं करूंगा, लेकिन आगे जाके मैं करूंगा, क्योंकि हमें आइडिया हो चुका होगा कि आगे हमें क्या किस तरह से काम करने हैं। बाकी डन है, इसको बंद करते हैं, और जो ये है हमारे पास इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, मैंने इसको ओपन किया हुआ था मेरे VS कोड के अंदर, हाँ जी ये पड़ा हुआ है, बंद करते हैं इसको। चलें जी, वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये है हमारे पास हमारा एक बटन का टैग, पैराग्राफ का टैग, हेडिंग का टैग, और इससे क्या हो रहा है, हम लोग अपनी एक प्रॉपर ब्लॉग तरह की वेबसाइट बना रहे हैं यहाँ पे आके। डन हो गया। चलें जी, जब ये काम हो गया हमारे पास, अब पता है मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह का काम चाह रहा हूँ कि यार हेडिंग पैराग्राफ बटन तो लग गया मेरे पास, नीचे एक छोटी हेडिंग होनी चाहिए, और उसके आगे जो है ना थोड़ी सी इमेजेस लगी होनी चाहिए। मैं कुछ ऐसा का काम चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। सही, अभी बटन काम करेगा? अभी तो ऑब्वियस है इस बटन पर ऐसा कुछ काम नहीं करा। हमारे बटन का लॉजिक क्या होगा, हमारे बटन का लॉजिक कुछ ये हो सकता है कि जैसे कोई इस बटन के ऊपर आकर क्लिक करे, हमारा पैराग्राफ एक्सपैंड हो जाए या कोलैप हो जाए हमारे पास। वो सारी चीजें JS का काम है, जावास्क्रिप्ट का काम है। वो हमारे आपको जो मैंने स्टार्टिंग में चीज बताई थी, HTML सिर्फ स्ट्रक्चर बना रही है, कि जो भी हमारा UI बना ये HTML बना रही है हमारे पास, तो इसको स्टार्ट करें तो CSS देगी, बट इसके जो लॉजिक्स है वो तो JS के अंदर ही रह के आएंगे और हमारे ये पास। इसके जो पीछे लिंक होते हैं वो लिंक्स के लिए हमारे पास HTML के अंदर टैग्स होते हैं, ठीक है। बट ये है कि अगर इसके ऊपर कोई लॉजिक लगाना हो कि जैसे ही मैं इसके ऊपर आकर क्लिक करूं मेरा एक पैराग्राफ एक्सपैंड हो जाए, इसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, कुछ ऐसा का काम हो जाए, तो वो हमारे पास डिफरेंट टैग्स होते हैं। लाइक अगर मैं आपको थोड़ी सी JS दिखा दूं यहाँ पे, इसको आपने वैसे देखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बस दे रहा हूँ कि ये जो मेरा बटन है, या अलर्ट, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके एक लगा देता हूँ, अलर्ट लगाते हैं यहाँ पे आके और एंटर करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अलर्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड होता है, वो क्या काम करता है, एक अलर्ट हमें हमारे वेब पेज के अंदर शो करवा देते हैं कि आपने ये काम किया है। ऑब्वियसली मैंने इसके अंदर कोई कंटेंट ऐड नहीं किया हुआ इस टाइम पे आके, वो बाय डिफॉल्ट ये शो करवा रहा है। आप लोगों ने अक्सर इस तरह के मॉडल देखे होंगे अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, जैसे कि अगर आप लोग आपके पास अगर नेटफ्लिक्स की जो है सब्सक्रिप्शन हो, ऊपर वो हमेशा एक मॉडल शो करवाते हैं कि थोड़े से पैसे दें ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन दोबारा से हम लोग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। आप लोग क्या काम करते हो कि जब तक उसको ओके या कैंसिल नहीं करते हो, आप नीचे पेज के ऊपर काम नहीं कर सकते, कुछ भी कोई वीडियो वगैरह नहीं देख सकते हो। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का सीन है, जब तक मैं इसको ओके नहीं करूंगा ना, मैं नीचे इस पेज के ऊपर कुछ काम नहीं कर सकता। ये सारी हमारी JS का काम है, HTML का काम नहीं है ये, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग आगे जाके देखेंगे, अभी किसी पर काम नहीं करना है हमें। अभी सिर्फ हमें अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है कि स्ट्रक्चर किस तरह से हमारी एप्लीकेशन का बन रहा होता है यहाँ पे। चलें जी, इसको बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पैराग्राफ है, एक हेडिंग है, एक बटन है, और इस तरह आकर जो है मैं यहाँ पे भी आके अपनी एक यही डाल रहा हूँ चीज़ मेरी है, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमेंट हम लोग बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे भी आके बटन के लिए भी मैं अपना एक कमेंट ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको इसके अंदर कोई मसला ना हो। आप लोग इस कोड को ये आप के लिए एज ए नोट्स काम कर रहे होंगे, बटन टैग फॉर बटन टैग फॉर बटन जनरेटिंग बटन, बस, ठीक है। टू जनरेट बटन कर देते हैं यार, कुछ इस तरह का सीन है हमारे पास यहाँ पे। चलें जी,
तो बटन टैग आ गया हमारे पास। अब आगे मैं क्या चीज़ चाह रहा हूँ, मैं आगे ये चीज़ चाह रहा हूँ कि यार एक छोटी हेडिंग हो और उसके अंदर मैं अपनी इमेजेस आगे जाके लगाऊँ। तो हमने जैसे थोड़ा सा भी थोड़ी देर पहले सर्च किया था, उसने क्या बताया था कि मैंने लिखा था टैग्स फॉर हेडिंग, उसने लिखा था H1 से H6 तक आपके पास टैग्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं H1 तो मैंने कर लिया, उसका साइज जो था वो कुछ ये आ रहा था हमारे पास। अब मैं अपने H1 को यूज़ नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे आके, इस बार आके मैं यूज़ करूँगा अपने अगर H2 को यूज़ करते हैं, H2 का टैग यूज़ करते हैं और इमेजेस सिंपल लिखते हैं इसके अंदर आके, हमारी एज एन हेडिंग एक चीज़ आएगी, सेव करते हैं, ब्राउजर के अंदर आते हैं, तो आप लोग नोटिस करोगे कि यार इसका साइज़ जो है ना थोड़ा सा छोटा तो है। हमारा जो H1 का टैग था उसका साइज़ बड़ा है, बट इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग जो है अपना कोई और टैग यूज़ करते हो, लाइक मैं इसको जो है H6 का टैग दे देता हूँ, जो कि सबसे छोटा साइज़ होता है हमारी हेडिंग के अंदर, सबसे छोटा साइज़ H6 का टैग होता है। सेव करो तो अब आप लोग चाहे करोगे ये कुछ उसका साइज़ आएगा हमारे सामने, एज एन हेडिंग काम कर रहा है बट ये कुछ उसका साइज़ आ जाएगा हमारे सामने। तो मैं यहाँ पे आके जो है अपना यूज़ करने वाला हूँ H2 का टैग करते हैं बस। अच्छा, मेरे लिए भी मैंने अपनी एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया हुआ है कि मैं सिर्फ एक टाइम एक साइड पर चेंजिंग करता हूँ तो वो दूसरी साइड पर खुद रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइक अगर मैं H2 मैंने इधर बैक स्पेस किया, डिलीट किया, H2 एंडिंग से भी खत्म हो गया था मेरा। मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ऐसा कि एक्सटेंशन मैं अक्सर इंस्टॉल करता हूँ ताकि मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसके लिए आपकी एक एक्सटेंशन होती है और वो क्या होती है हमारे पास, ऑटो रीनेम टैग। ऑटो रीनेम टैग हमारे पास एक एक्सटेंशन है, आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हो ताकि इन चीज़ों पर छोटी छोटी जो चीज़ें इन पर हमें ज़्यादा मसला ना बने। तो इधर आकर मैं अपना वही एक H2 का टैग यूज़ कर रहा हूँ और इधर आके हम लोग अपनी इमेजेस को लगा लेते हैं। तो हमारी इमेजेस लग के आई और अब मैं अपनी इमेज लगाता हूँ। अब इमेज क्या क्या सीन है, इमेज का ये सीन है कि पहले तो इमेज मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। या तो मैं अपनी कंप्यूटर से कोई इमेज उठा रहा हूँ या फिर डायरेक्ट मैं गूगल से कोई इमेज लेके आ रहा हूँ, उसका जो है मुझे एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा। दोनों तरीकों से हम लोग इमेज लगा के चेक करते हैं कि होता क्या है हमारे पास यहाँ पे। आज राइट है, तो इधर आके हम लोग जरा अपनी एक इमेज लगाते हैं और इमेज के लिए हमारे पास एक टैग होता है सिंपल IMG का टैग। एंटर करो तो ये कुछ चीज आ रही है हमारे पास, हमारी इमेज। अब ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे दो, एक तो इमेज है, ये की चीजें क्या है, सोर्स और ऑल्ट, एट्रीब्यूट्स। हमने बात की थी कि कुछ टैग्स और कुछ उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास। अब जो इमेज है ना, इमेज टैग अकेला कुछ काम नहीं करता बगैर इन एट्रीब्यूट्स के। ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, इनका सारा काम है, बगैर सिर्फ हमारा जो इमेज का टैग है वो कोई काम नहीं कर सकता उनके बगैर। तो अब जरा इन एट्रीब्यूट्स को समझते हैं यार कि एट्रीब्यूट्स हैं क्या चीज़ें। हमें पता है यार कि एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे सामने, बस और तो कुछ भी नहीं होता। हमारे पास जो इमेज एट्रीब्यूट्स है वो प्रॉपर्टीज होती है एक टैग की। वापस एक IMG का टैग डाल रहा हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। अब SRC के अंदर चलते, SRC का क्या मतलब है और ALT का क्या मतलब है। SRC में लिए होता है हमारे पास एक एट्रीब्यूट जिसका मतलब होता है सोर्स। सोर्स का ये मतलब होता है कि यार आप किस इमेज को जो है अपनी वेबसाइट के अंदर डालना चाहते हो, उसका सोर्स क्या है। लाइक वो आपकी PC के अंदर पड़ी हुई है या डायरेक्ट वो गूगल से आ रही है, कोई ना पाथ कह सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। बट ये SRC का मतलब जो है वो तो सोर्स है ना हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मुझे उसका प्रॉपर सोर्स देना है कि यार कि कहाँ है मेरी एप्लीकेशन, मेरी इमेज जो है वो कहाँ मुझे लगानी है, कहाँ से लेकर आनी है मुझे। मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ मेरे गूगल के ऊपर और इसको ख़त्म करते हैं और न्यू टैब खोलते हैं। बाय द वे Ctrl+W आपकी शॉर्टकट की होती है आपके टैब को बंद करने के लिए, और Ctrl+Shift+T शॉर्टकट की होती है वापस उसी टैग को ओपन करने के लिए जो आपने बंद कर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह की शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताता रहूँगा, उसका मसला नहीं है। तो हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पे आके यूज़ करें अपनी नेचर इमेजेस सर्च करते हैं यहाँ पे आके। मेरी क्योंकि जो है मैं ज़्यादातर काम सारा कीबोर्ड के थ्रू करता हूँ, माउस में ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता हूँ अपना। तो यहाँ पे है हमारे पास हमारा इमेजेस कुछ आई हैं यहाँ पे, तो कोई भी इमेज यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। मैं जाता हूँ मेरी इमेजेस के ऊपर और कौन सी इमेज लगाएं, ये चीज़ ये अच्छी है, नहीं सर, वो ये वाली कि नीचे वाली, ये वाली बता दो यार, आपकी मर्जी है। हाँ ये लगा दें। मैं भी वैसे यही सोच रहा था यार। पहले तो मैं इसको सेव इमेज एज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एक तो अपने PC के अंदर रखूंगा, दो इमेजेस यूज़ करेंगे मेरे लिए यहाँ पे आके, एक डायरेक्ट गूगल से आ रही होगी और एक हम लोग अपने PC के थ्रू लेकर आ रहे होंगे। तो मैं इसको डाउनलोड्स के अंदर रख रहा हूँ और डाउनलोड्स के अंदर जो है मैं अपना एक फोल्डर बना दूंगा यहाँ पे आके इमेजेस के नाम से, ठीक है। इमेजेस के नाम से जो है मैंने अपना एक फोल्डर बनाया, बट इस फोल्डर को जो है मैं मूव करूंगा Ctrl+X करके, कहाँ पे,
जाऊंगा मेरी डी के अंदर और A24 बैच के अंदर, वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। कोई मसला है इसके अंदर? बस मैंने ब्राउज ही किया उस चीज़ को और कुछ भी नहीं किया। और डाउनलोड तो इसका नाम ऑब्वियस नहीं रखेंगे, क्या नाम रखें इसका? नेचर रख देते हैं इसका नाम, ओके। और इसको सेव करें तो हमारी इमेज है वो तो डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पे आके, ठीक हो गया। यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है। तो पहले हम लोग अपने पीसी के थ्रू इमेज उठाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट गूगल से उठाएंगे। तो आप अगर अपने पीसी के थ्रू इमेज उठाना चाहते हो, पीसी से अपनी इमेज उठाना चाहते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है ये कि आप हमें आपकी इमेज जहाँ भी पड़ी हुई है, आपको अपनी उस इमेज को उस फोल्डर के अंदर ऐड करना होता है जो फोल्डर आपने अपने VS कोड के अंदर ओपन किया हुआ है। हमने अपने VS कोड के अंदर कौन सा फोल्डर ओपन किया हुआ है? वेब डेवलपमेंट कोर्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे अगर, तो वेब डेवलपमेंट कोर्स है। मैंने क्या काम किया था, अगर मैं आपको डी के अंदर आके दिखाऊं तो ये इसके अंदर मैं इसके अंदर गया था वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड किया था, ठीक है। तो मैंने अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स को ही अपने VS कोड के अंदर ओपन किया हुआ है। VS कोड के अंदर ये रूल है हमारे पास यार कि आपने अगर कोई भी अपनी इमेज लगानी है ना, आपको अपने उस जो रूट आपका फोल्डर है ना, जो आपने अपने VS कोड के अंदर ओपन किया हुआ है, उसके अंदर आपको रखनी पड़ेगी अपनी इमेज को, अपनी डिफरेंट फाइल्स को, जो भी आप जिनके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, आपको अपने उसी रूट फोल्डर के अंदर रखनी पड़ेगी। ये क्या मैं कह सकता हूँ कि VS कोड का एक ड्रॉबैक है, क्योंकि ये फीचर ना, ये जो लिमिटेशन है वो दूसरे एडिटर्स के अंदर नहीं है। लाइक हमारा सबलाइम टेक्स्ट हो गया या दूसरे हो गए, वो जो है आपके पीसी में से कहीं से भी इमेज उठा लेते हैं, फिर उनका ये एक फीचर है। बट VS कोड के पास ये फीचर नहीं है कि कहीं से भी आपके पीसी में से कहीं से भी उसकी इमेज उठा ले। इसमें आपको आपके रूट फोल्डर के अंदर रखनी पड़ती है अपनी इमेज को, ठीक है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो, बट ये है कि उसकी रेंडरिंग में टाइम लगेगा फिर आपको, कि आपकी वो इमेज कितने टाइम में शो होगी ब्राउज़र यूज़र को। उसके इंटरनेट ऑब्वियस है, उसके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर हमारी जो साइज़ है इसका उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सर ये वीडियो के बारे में, वीडियो पर चलते हैं भाई साहब, ठीक है। वेबसाइट की स्पीड के ऊपर भी इफेक्ट करता है जब आप- इफेक्ट करता है, इसीलिए हमेशा आपका जो QA वाला बंदा होता है ना, क्वालिटी एश्योरेंस का जो बंदा होता है, वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता है कि यार इन्होंने सारे एप्लीकेशन तो बना दिए, प्रॉपर वर्किंग में है, बट इस एप्लीकेशन का साइज़ क्या है, साइज़ वो चेक करता है, यार इसका साइज़ क्या है, इसके अंदर कोड किस तरह से लिखा गया है, कोड स्ट्रक्चर किस तरह से बना है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर वर्किंग में है, उस पर हमारे क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, बट क्लाइंट्स को आने में कोई मसला तो नहीं हो रहा है, कोड किस तरह से नहीं लिखा है। और अगर इस कोड को जो है आगे जाके हमें कभी अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या इस कोड को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, क्या ये कोड ऐसा लिखा हुआ है किसी यूज़र ने, किसी भी डेवलपर ने। तो ये सारी से क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा करता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना हम लोग ये सारे काम करते हैं। ज़्यादा अपनी एप्लीकेशन का साइज़ नहीं बढ़ाना है, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें वो हम लोग आगे साथ साथ बात करेंगे, ठीक है। तो SRC के अंदर आए हम लोग। SRC के अंदर क्या चीज़ है, सोर्स है हमारा, और सोर्स के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी इमेज का पाथ देते हैं कि हमारी इमेज इस टाइम हमारे पीसी के अंदर कहाँ पे पड़ी है, क्योंकि मैं इस टाइम पे पीसी से अपनी इमेज उठा रहा हूँ, ठीक है। तो पीसी में मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे यहाँ पे इसी वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर आके मेरी इमेज पड़ी हुई है। यस सर। समझ आ रही है? मैं ज़्यादा बढ़ रहा हूँ आगे जाके, नो सर समझ आ रही आ है। रही है समझ? हाँ जी, फिर ठीक है, ठीक है। तो SRC के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग अपना इमेज का सोर्स दे देते हैं यहाँ पे आके। तो इमेज का सोर्स किस तरह से देते हैं, सोर्स का मतलब उसका कह सकते हो पाथ होता है। तो पाथ मैं इसको देता हूँ। अब मुझे एक बताओ कि मेरी इमेज पड़ी कहाँ पे हुई है, फोल्डर के अंदर। वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर एक इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर मेरी nature.jpg आई थिंक इमेज पड़ी हुई है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं आपको तो बिल्कुल ये nature.jpg पड़ी हुई है मेरे पास यहाँ पे आके, ठीक है। अच्छा, मैंने nature.jpg को ऐसे फेंक दिया था, इमेजेस के अंदर नहीं डाला हुआ मैंने। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो नेचर वैसी बड़ी, इमेज के अंदर कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। मैं इसको उसके अंदर डालूंगा, Ctrl+X करते हैं और इमेजेस के अंदर डालते हैं, फिर उसको Ctrl+V करके, ठीक है। मैं मेरे एक पूरा का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या सीन है, इमेजेस के अंदर एक nature.jpg नाम से इमेज पड़ी हुई है मेरे पास। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो हाँ जी, इमेज मेरी दिख रही है मुझे यहाँ पे आके। चलें जी, तो प्रॉपर हमारा पाथ क्या है कि यार वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर जो है ना एक nature.jpg पड़ी हुई है हमारे पास, बट वेब डेवलपमेंट कोर्स जो है वो तो फोल्डर पहले से ही VS कोड के अंदर ओपन है, तो मुझे उसका तो पाथ देने की जरूरत ही नहीं है। वो VS कोड खुद ही उसको देख रहा है कि वो पहले से ओपन है इसके अंदर, वो उसकी जरूरत नहीं है। उसके अंदर है एक फोल्डर इमेजेस के नाम से, मुझे उसका पाथ देने की जरूरत है। अच्छा, पहले मैं एक ये चीज कर रहा हूँ, इसको वैसे बाहर डाल रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ इसको, ठीक है। लाइक इमेजेस के अंदर नहीं डाल रहा हूँ, ऐसे ही डाल रहा हूँ। डायरेक्ट मीन्स वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर इमेज पड़ी हुई है। दोनों तरीकों से इसको देखेंगे। अब सोर्स के अंदर आके हम लोग इसका सोर्स दे देते हैं। अब सीन कुछ ये है, अगर इसको देखा जाए
अगर मुझे वेब डेवलपमेंट का कख नहीं पता और मैं देखता हूँ कि यार मेरी इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है यहाँ पे, मैं कहूँगा यार फर्स्ट डॉट एच जो मेरी फाइल है ना उसके साथ ही मेरी इमेज पड़ी हुई है नेचर डॉट जेपीजी की, ऐसे ही है ना। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, सिंपली नेचर डॉट जेपीजी उसका नाम लिख सकते हैं, जो भी हमारी इमेज का नाम है हम लोग उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे आके कि यार हमारी इमेज का नाम ये है, आप ये उसका सोर्स है ये आप लगा लो। अगर मैं जैसे इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, ब्राउजर में आते हैं और अब जरा इसको आके चेक करते हैं, क्लिक किया तो आप लोग देखो कि एक इमेज तो कुछ टाइप की लग के आई हुई है, ठीक है। उसने जो है मुझे एक इमेज दे दी है, ऑब्वियस है मैंने इसका साइज विड्थ हाइट वगैरह कुछ सेट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट इसका साइज इतना है, वो मैं सेट कर सकता हूँ, आगे मैं करूँगा भी, बट फिलहाल उसने ये एक इमेज लगा दी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो चलो ये सिनेरियो था हमारे पास कि वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर डायरेक्ट नेचर डॉट जेपीजी पड़ी है मेरी HTML की फाइल के साथ ही, तब जाके मैंने क्या काम किया, मेरे ऐसा उसके डायरेक्ट उसका नाम डाल दिया नेचर डॉट जेपीजी। बट क्या हो, नेचर डॉट जेपीजी पड़ी हो इमेजेस के अंदर, मेरे फोल्डर के अंदर नेचर डॉट जेपीजी पड़ी हो कुछ इस तरह से, कंट्रोल एक्स वापस से और इमेजेस के अंदर आकर इसको पेस्ट, ठीक है। एक सिनेरियो हो सकता है। तो अब अगर मैं सिंपली ऐसे नेचर डॉट जेपीजी करके सेव करता ना हूँ और ब्राउजर के अंदर आता हूँ तो आप लोग चेक करोगे इमेज लगी नहीं है मेरी, इमेज नहीं लगी मेरी। क्यों नहीं लगी, उसका पाथ गलत है इस टाइम पे, उसका सोर्स मेरी नहीं रहा। देखो ऐसा सी में अगर जब मैंने डायरेक्ट नेचर डॉट जेपीजी लिख दिया ना, उसका ये मतलब है कि ये जो मेरी फर्स्ट डॉट एचटीएमएल की फाइल है ना, इसके साथ ही मेरी इमेज भी पड़ी हुई है, तो आप वो उसको एक्सेस कर लो। बट ये जो है पाथ गलत हो चुका है इस टाइम पे आके, क्योंकि मेरे साथ वो नहीं पड़ी इमेज, मेरी नेचर डॉट जेपीजी इस टाइम पे मेरे पास पड़ी नहीं हुई है, वो मेरे साथ एक फोल्डर पड़ा हुआ है इमेजेस, उसके अंदर वो पड़ी हुई है इस टाइम पे, ऐसे ही है। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा कि यार पहले एक फोल्डर है उसके अंदर एक इमेज पड़ी हुई है मेरे पास, ऐसे नहीं पड़ी हुई है। तो मेरे फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस। आप लोग देखोगे VS कोड हमें सजेस्ट सब कुछ खुद कर रहा होता है, क्या कह रहा है वो, इमेजेस एक फोल्डर है आपके पास, अगर मैं एंटर करता हूँ स्लैश, उसके अंदर वो सजेस्ट करेगा अच्छा यार उसके अंदर नेचर डॉट जेपीजी पड़ी हुई है, वो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। एंटर करो, आपकी इमेज इस पर लग के आ जाएगी आपके पास। पहले आपने लाइक आपका अगर कोई इमेज किसी एक फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है तो आपको पहले फोल्डर का नाम लिखना है, फिर अपनी इमेज का नाम लिखना है, स्लैश बीच में आपको डालना होता है, मीन्स इमेजेस स्लैश करके अपनी इमेज का नाम। ये फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है हमारे पास। अगर अब आकर मैं इसको सेव करके वापस आऊँ मेरे ब्राउजर के अंदर तो इमेज लग चुकी है। कोई मसला इसके अंदर रह के इमेज के अंदर कोई भी मसला किसी को भी, गूगल पे हम कैसे लिंक दे सकते हैं, लाइक डाउनलोड करने की इमेज का लिंक, लाइक हम वो जेएस का काम है, हम लोग करेंगे उसको भी, जेएस का मेनली वो काम है, ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, हमारी इमेज और उसके अंदर ये सारा का सारा सीन है। अब थोड़ा सा ना जहाँ पे आके मैं पाथ के बारे में ज़रूर बात करने वाला हूँ कि पाथ क्या चीज़ें होती है हमारे पास। अब देखो सिनेरियो तो ये बना हुआ हमारे पास इस टाइम पे कि फर्स्ट डॉट HTML है, उसके साथ एक फोल्डर है इमेजेस और उसके अंदर नेचर डॉट जेपीजी पड़ी हुई है। बट सिनेरियो तो ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डॉट HTML एक फोल्डर के अंदर पड़ी हो। लाइक मैं सिनेरियो कुछ ये बना सकता हूँ, यहाँ पे एक और फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे HTML के नाम से, और फर्स्ट डॉट HTML को कंट्रोल X करके HTML के अंदर पेस्ट कर देते हैं। सिनेरियो तो ये हो सकता है ना, क्योंकि जब हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर बहुत बड़ी एप्लीकेशन होगी, हम लोग हर एक चीज़ को प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहे होंगे कि ये HTML के फोल्डर के अंदर सारी HTML पड़ी होगी, डिफरेंट फाइल्स HTML की पड़ी हैं, CSS के फोल्डर के अंदर सारी CSS की फाइल्स पड़ी हैं, और JS के फोल्डर के अंदर सारी JS की फाइल, इमेजेस के अंदर सारी इमेजेस की फाइल, प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा हमारी एप्लीकेशंस का। तो अब जरा चेक करो कि अगर आप लोग वापस से, अगर मैं इसको सेव करके ब्राउजर दिखाऊं, वापस से मेरी एप्लीकेशन जो है ना ब्लैंक होगी, और इस बार तो पहले मुझे एरर भी मिल जाने वाला है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। बट मैं दोबारा से मुझे इसको लाइव करना पड़ेगा, मेरी एप्लीकेशन को गो लाइव के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, और वापस से मेरी इमेज नहीं लग के आई यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं लग के आई, वापस उसका पाथ गलत हो गया, क्योंकि इस बार जो है मेरी फर्स्ट डॉट HTML, पहले तो सिनेरियो था कि फर्स्ट डॉट HTML के साथ एक फोल्डर है इमेजेस का, उसके अंदर फाइल है नेचर डॉट जेपीजी। बट इस बार सिनेरियो डिफरेंट है, फर्स्ट डॉट HTML के साथ कोई इमेजेस नाम से फोल्डर नहीं है, क्योंकि वो खुद फर्स्ट डॉट HTML जो है वो खुद ही एक फोल्डर के अंदर है, उसके साथ कोई फोल्डर नहीं है। हाँ ये हो सकता है अगर मैं मेरे इमेजेस फोल्डर को भी इसके अंदर पेस्ट कर दूं, आके HTML के अंदर जाकर पेस्ट कर दूं, फिर ये वापस मेरा वही सिनेरियो बन सकता है कि हाँ यार HTML की फाइल है, उसके साथ ही इमेजेस का फोल्डर है, उसके साथ उसके अंदर पड़ी है मेरी फाइल, तो तब प्रॉपर वर्किंग में होगी मेरी इमेज। बट यहाँ में सिनेरियो डिफरेंट है। अगर मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊं, इसको कंट्रोल X करके इसको भी पेस्ट कर देते हैं HTML के अंदर आके, तो फिर ये कोड हमारा चल सकता है। ऐसे क्यों चल सकता है, क्योंकि उसको पाथ मिल रहा है। पाथ क्या हमने दिया हुआ है
कि यार जहाँ पे भी हमारी फाइल है ना उसके साथ एक फोल्डर है इमेजेस के नाम से और उसके अंदर एक फाइल है nature.jpg के नाम से। यस सर। वो देखेगा, चेक करेगा कि हाँ भाई ये फाइल यहाँ पे पड़ी है first.html, उसके साथ एक फोल्डर है इमेजेस के नाम से और उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है nature.jpg। बात वो ठीक मैच कर जाएगा, वो उसको रेंडर करके दे देगा कुछ इस तरह से। देखो सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं और होपफुली अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, आपका जो होगा सिनेरियो मुझे 100% यकीन है डिफरेंट होगा आपका सिनेरियो। आप डिफरेंट तरह के फोल्डर्स बनाओगे, उनमें डिफरेंट तरह से काम कर रहे होगे हमेशा, ठीक है। तो सिनेरियो समझना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अगर कहो कि सर हमने भी स्लैश करके फोल्डर का नाम डाला फिर फाइल का नाम डाला पर वो लगी नहीं हमारी इमेज, सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है आपका। सारा स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको अपना स्ट्रक्चर दिखाऊं, HTML का फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल पड़ी है फर्स्ट के नाम से, उसके साथ एक फोल्डर है इमेजेस के नाम से जिसके अंदर एक फाइल पड़ी है नेचर के नाम से। तो ये सिनेरियो नहीं कर रहा हूँ मैं कंट्रोल X करके इसको बाहर डाल रहा हूँ HTML के फोल्डर के साथ, HTML के फाइल के साथ नहीं डाल रहा हूँ मैं। वापस से मेरा जो पाथ है वो तो हो गया गलत, वापस से मेरी इमेज गई, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको डिफरेंट तरह के सिनेरियोस दिखाता रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या हो सकता है आपके साथ, बहुत कुछ होने वाला आपके साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, अब ये चीज़ क्या कहते हैं कि यार किस तरह से एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर जाना है हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखो प्रॉपर वर्किंग क्या होगी मेरे, अगर मैं इसको देखूँ तो कि मैं यार इस टाइम पे HTML के फोल्डर के अंदर हूँ और मुझे एक फोल्डर बाहर जाना पड़ सकता है, मुझे अपने इस HTML के फोल्डर से बाहर जाना पड़ सकता है और जब मैं बाहर निकलूंगा इस फोल्डर से उसके साथ मेरी इमेजेस पड़ी हुई हैं, इमेजेस का फोल्डर उसके साथ है, तो मैं बाहर निकल के डायरेक्ट चला जाऊंगा मेरी इमेजेस फोल्डर के अंदर और उसके अंदर फिर डायरेक्ट मैं इमेज को एक्सेस कर लूंगा, nature.jpg को एक्सेस कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या बना, मुझे एक फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, पहले तो यस सर। एक फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा मुझे। तो ये प्रॉपर जो है ना ये सारा खत्म हो गया। इस चीज़ को दोबारा से अपने वीडियो में ज़रूर देखना है, थोड़ी सी जो है ना कैरो ट्रिकी चीज़ है तो ज़रूर वीडियो में देखना है आप लोगों ने। तो अब मुझे इसका प्रॉपर दोबारा से पाथ देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आके ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला कि मुझे एक फोल्डर बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप लोग इसको थोड़ा प्रोफेशनली लेकर चलते हो, इसको बोलते हैं कि एक लेवल ऊपर आना पड़ता है हमें, ठीक है। इस टाइम पे मैं जो हूँ मैं इनर लेवल के अंदर हूँ, मैं HTML के लेवल के अंदर हूँ, मुझे एक लेवल बाहर आना पड़ेगा, एक लेवल ऊपर आना पड़ेगा। तो जब आप लोग एक लेवल ऊपर आते हो वो आप किस तरह से आते हो, // जब आप // करते हो ना, इसका ये मतलब है कि आप एक लेवल ऊपर आए हो, एक फोल्डर बाहर आ चुके हो। जब मैंने // किया तो वहां पे आप लोग चेक करोगे क्या चीज़ वो मुझे सजेस्ट कर रहा है, VS कोड मुझे सजेस्ट कर रहा है। क्या सजेस्ट कर रहा है भाई, आप एक फोल्डर बाहर आ चुके हो, तो यहाँ पे आप देखो कि HTML का एक फोल्डर है और इमेजेस का एक फोल्डर है। हमारी इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, इमेजेस के अंदर। मैं कर सकता हूँ इमेजेस, तो अगर मैंने इमेजेस कर दिया उसके आगे वो खुद ही सजेस्ट कर देगा भाई उसके अंदर है एक फाइल nature.jpg, एंटर करो, लग गई हमारी फाइल। सेव करो, ब्राउजर के अंदर आओ, इमेज भी लग पड़ी है हमारे पास यहाँ पे। कुछ समझ आई है बाउंसर या समझ आ गया, ठीक है। तो ये कुछ सीन है हमारे पास पास का। तो आप भले ही जितने मर्जी इनर फोल्डर के अंदर हो, ऐसा भी हो सकता है कि HTML के अंदर एक और फोल्डर हो, उसके अंदर एक और फोल्डर हो, पॉसिबल तो है ना। तो फिर आपको हर एक फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, वापस से // एक और फोल्डर बाहर आना, फिर // अगर और फोल्डर बाहर है फिर // करो, ठीक है। जहाँ पे आपकी फाइल // से आप एक लेवल ऊपर आते हो, ठीक है। और उसके अगर आपका कोई भी फोल्डर नहीं है, डायरेक्ट फाइल ही पड़ी है, तो फिर सिंपली फाइल का नाम लिख सकते हो आप लोग और काम कर जाएगी आपकी, ओके। कोई मसला इस पाथ के अंदर है कि, और कोई भी मसला है जितना हमने आज काम किया है इसके अंदर है कि थोड़ा सा ज़्यादा काम हो गया शायद, है ना, मुझे लग रहा है। खैर एक लास्ट चीज़ है, हमने SRC का एट्रीब्यूट देखा है, बट एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास ऑल्ट के नाम से, हमने वो चीज़ नहीं देखी है, और इसको देख के रैपअप करते हैं और बाकी जो गूगल से हमें इमेज लेकर आने वो कल देखेंगे इंशाल्लाह। तो ऑल्ट का हमारे पास एट्रीब्यूट क्या काम कर रहे हैं, वापस से हम जो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि यार हमारी अगर इमेज का बहुत साइज़ ज़्यादा हो, साइज़ काफ़ी बड़ा हो हमारी इमेज का, तो ऑब्वियस है अगर यूज़र के पास, ये मेरे एक यूज़र हैं, इनके पास इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, मेरी इमेज लोड होने में टाइम ले सकती है, या ये भी हो सकता है रेंडर ही नहीं होगी मेरी इमेज, लोड ही नहीं होगी मेरी इमेज, ठीक है। तो ये ऑल्ट जो है ना, इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का ये मतलब होता है कि यार अगर हमारी इमेज रेंडर नहीं हुई है तो उसका ऑल्टरनेट कोई मैसेज दे दो यार कि यहाँ पर ये चीज़ पड़ी हुई थी पहले से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट हमारी इमेज तो रेंडर हो रही है, तो और की ऐसी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आके मैं वैसे लिख देता हूँ माय नेचर इमेज, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि यार अच्छा यहाँ पे ना नेचर की इमेज लगी हुई है, और पे एक मैसेज मैंने दिया है, बट यहाँ पे मुझे इस मैसेज का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरी इमेज जो है ना प्रॉपर वर्किंग में है इस टाइम पे आके। बट क्या हो, इंटरनेट नहीं हो,
अगर इमेज गूगल से आ रही है तो इंटरनेट नहीं हो, या क्या हो कि अगर मैं मेरा पाथ गलत कर दूँ, पाथ जब गलत होगा तो फिर भी ये हो सकता है ना, अगर मैं यहाँ पे आके नेचर के स्पेल ही गलत कर देता हूँ, स्पेल गलत हो गए, हमारी जो एशिया है वो भी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव होने का ये मतलब है कि अगर आप स्पेल गलत कर दोगे और उसके साथ साथ आप आपके स्पेलिंग जो है वो स्मॉल में है, अगर आप कैपिटल में डालें तो नहीं काम करेगी, फिर आपकी एरर नहीं मिलने वाला आप लोग, लेकिन काम नहीं करने वाली वो आपकी फिर भी। तो यहाँ पे आपके अगर आप चेक करोगे, मैंने स्पेल इसके गलत कर दिए, केस सेंसिटिव है, Ctrl+S करो, ब्राउजर के अंदर आओ, चेक करो क्या हुआ, मुझे क्या मेरी इमेज नहीं दिखी, लेकिन मुझे मेरा मैसेज दिख रहा है, ऑल्ट वाला क्या दिख रहा है, माय नेचर इमेज, जो मैंने वहां पर मैसेज अपना ऐड किया हुआ था। ऑल्ट वाला हमेशा हमारा तब काम करता है जब आप हमारी इमेज लोड नहीं हो रही थी। तो हो सकता है इनके पास इंटरनेट ना हो, तो इनको मैं एक मैसेज शो करवा सकूँ कि अच्छा यार रो नहीं, हमारी इमेज के अगर इमेज नहीं है तो ये मैसेज है एक हमारे पास, ये आप देख लो, ठीक है। वापस अगर इमेज है, ओरिजिनल पाथ आ गया तो इमेज लग जाएगी, और का कोई काम ही नहीं है फिर यहाँ पर सर कमेंट देने की जरूरत नहीं, कमेंट देने की जरूरत नहीं, और दे सकते हैं वैसे, कमेंट्स जो मैं दे रहा हूँ वो तो फिर आपके समझने के लिए दे रहा हूँ ना, बट ये सारी चीजें हम लोग इसके थ्रू कर रहे हैं। कोई मसला इसके अंदर है कि बताओ मुझे, सर इसमें इंडेंटेशन का मसला नहीं आता? किसका? इंडेंटेशन उसका मसला नहीं है, तब वो हमारे पास पाइथन की जरूरत है, इसके अंदर नहीं होता इंडेंटेशन का मसला। डन है सबको? यस सर। ओके है, बस बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम लोग करें। इंस्टॉलेशन का था, किसका? इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट का? इंस्टॉलेशन का portrait होता है। VS कोड, हाँ जी आ रहा हूँ मैं, VS कोड में वैसे इंस्टॉल हो, तो मैंने बता नहीं दिया था आपको यार। हाँ USB, आप लोगों को वीडियो चाहिए इसके अंदर? आपने कहा था कि कुछ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके देनी है, कैश डाउनलोड करके देनी। मैंने कहा था मैं आपको वीडियोस दूंगा, मैंने बात की थी, मैं आपको वीडियोस दूंगा, ठीक है। तो यार वीडियोस मैं खुद ही अपलोड करूंगा, आपको फिर उसका लिंक सेंड करूंगा ग्रुप में, और उसका जो है ना गिटहब के ऊपर ही मैं अपना कोड भी डालूंगा, आपको अगर ये कोड चाहिए तो मैं आप मेरा कोड भी एक्सेस कर सकते हो फिर वहाँ पे जाके, ठीक है। यस सर, वो एक्सेस आप इसे क्या, मैं खुद ही आपको ग्रुप में दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं मंडे तक करूंगा फिर। मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है हिपवे के नाम से, मैं मंडे टू फ्राइडे वहाँ होता हूँ। हिपवे है, आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, गूगल पर आप सर्च कर लें, पंजाब सोसाइटी है ये, गाजी रोड के साथ, एग्जैक्टली। जो ये हम संदूक के साथ, हाँ उसके अंदर पंजाब सोसाइटी। बस डन है, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे हम लोग।